कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ बाहर से ठीक लगने के बावजूद अंदर से सब कुछ बिखरा हुआ होता है। हम मुस्कुरा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, रिश्ते निभा रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर एक खामोशी सी होती है जो हमें अंदर ही अंदर कचोटती रहती है। और ऐसे ही किसी क्षण में जब हम खुद से ही सवाल पूछ रहे होते हैं कि आखिर मेरी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है, क्या मैं कभी पूरी तरह से ठीक हो पाऊंगा, क्या ये दर्द, ये तकलीफ, ये दुख कभी खत्म होंगे, उसी समय कोई किताब हमारे जीवन में आती है और वो हमें न सिर्फ जवाब देती है बल्कि हमें अपने ही भीतर छिपे चमत्कार से जोड़ देती है। यू कैन हील योर लाइफ, ऐसी ही एक किताब है। वो हमें बताती हैं कि हम अपने विचारों से अपने शरीर को, अपने रिश्तों को, अपने करियर को और यहाँ तक कि अपनी आत्मा को भी प्रभावित करते हैं। लुईस का मानना है कि हमारी हर बीमारी, हर संघर्ष, हर दुख किसी न किसी नकारात्मक विश्वास या विचार से जुड़ा होता है जो हमने बचपन से या समाज से सीखा है। लुईस ने खुद अपने जीवन में गहरे आघात और शारीरिक बीमारियों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने उन जख्मों को अपनी शक्ति बनाया और दुनिया को ये सिखाया कि अगर हम चाहें तो अपनी सोच को बदलकर, अपनी भावनाओं को समझकर और खुद से सच्चा प्यार करके हम न केवल अपना मन बदल सकते हैं बल्कि शरीर भी और परिस्थितियां भी। इस किताब की खूबसूरती इसी में है कि ये किसी जटिल या भारी भरकम भाषण की तरह नहीं बल्कि एक कोमल बातचीत की तरह चलती है, मानो कोई पुरानी आत्मीय दोस्त हमें धीरे धीरे गले लगा रही हो और कह रही हो, डरो मत, तुम ठीक हो सकते हो, तुम खुद को ठीक कर सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। यह किताब सिर्फ आपको पढ़ने के लिए नहीं कहती, यह आपको खुद को समझने के लिए आमंत्रित करती है। यह आपको आईना दिखाती है कि आपकी सोच, आपका आत्मसम्मान, आपका अतीत, इन सब का आपकी वर्तमान जिंदगी पर कितना गहरा असर है। लुईस हमें यह भी सिखाती हैं कि माफी क्या होती है, स्वीकृति क्या होती है और आत्मप्रेम का असली अर्थ क्या होता है। वो ये नहीं कहती कि आप गलत हैं, बल्कि वो कहती हैं कि आप अब भी सही हो सकते हैं, अब भी अपने लिए वो नई शुरुआत चुन सकते हैं। यू कैन हील योर लाइफ कोई आम किताब नहीं है, ये एक हीलिंग जर्नी है, ये एक भावनात्मक चिकित्सा केंद्र है जहां शब्दों की दवाइयां मिलती हैं। लुईस आपको कदम कदम पर सहारा देती हैं और कहती हैं, इट्स ओनली अ थॉट एंड अ थॉट कैन बी चेंज्ड। बस इतना ही तो करना है, एक विचार बदलना, और उस एक विचार से पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो अगर आप भी अपने जीवन में किसी बदलाव की तलाश में हैं, अगर आप भी अपने घावों को प्रेम से भरना चाहते हैं और अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही छुपी होती है, तो यह किताब आपके लिए है। और इस सफर में हम आपके साथ चलेंगे, हर चैप्टर के जरिए, हर भावनात्मक पड़ाव के साथ। चैप्टर 1, व्हाट आई बिलीव। जब कोई इंसान पहली बार यू कैन हील योर लाइफ के पहले चैप्टर के शब्दों से टकराता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीतर बहुत गहराई में छिपी एक भूली बिसरी सच्चाई को धीरे से छू लिया हो। लुईस है यहाँ कोई जटिल दार्शनिक बातें नहीं करती, बल्कि बहुत ही सादगी और कोमलता से अपने विश्वास को हमारे सामने रखती है। एक ऐसा विश्वास जो जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। वो कहती हैं कि जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन की हकीकत बनता है। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे विश्वास, यही हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं और ये भावनाएं ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। उनके लिए कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई अभाव एक स्थायी सच्चाई नहीं है, बल्कि यह एक अस्थायी परछाई है जिसे हमारे ही नकारात्मक विचारों ने जन्म दिया है। लुईस मानती हैं कि हम सब अपने बचपन से लेकर अब तक कई ऐसे विश्वासों और धारणाओं को अपने भीतर जमा करते जाते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं, रोकते हैं और हमें हमारी असली क्षमता से दूर ले जाते हैं। हम अपने माता पिता, शिक्षकों, समाज, धर्म और यहाँ तक कि टीवी, टूर किया, जैसे माध्यमों से यह सीखते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, किन चीजों से डरना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। धीरे धीरे ये बाहरी आवाजें हमारे अपने भीतर की आवाज को दबा देती हैं। हम अपने शरीर से, अपने मन से, अपने आत्मसम्मान से और यहाँ तक कि अपने अस्तित्व से कटने लगते हैं। लुईस इस पहले अध्याय में बताती हैं कि जिस तरह एक विचार उत्पन्न होता है उसी तरह उसे बदला भी जा सकता है। विचार कोई पत्थर की लकीर नहीं होते, वो बादलों की तरह होते हैं, रूप बदलते हैं, बहते हैं और अगर हम चाहें तो उन्हें हवा देकर हटा भी सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत होती है
अवेयरनेस से, यानी यह जानने से कि हम क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। जब हम ये देखना शुरू करते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, तो हमें यह भी दिखने लगता है कि हम कौन से विचारों को पकड़कर बैठे हुए हैं जो अब हमें नहीं चाहिए। शायद किसी ने बचपन में कह दिया था कि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, या पैसा पाप की जड़ है, या सच्चा प्यार सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। ये सब बातें हमारे मन में बीज की तरह बो दी गईं और हम बिना सवाल पूछे उन्हें सच मान बैठे। लेकिन लुईस कहती हैं कि अब वो समय आ गया है जब हमें इन झूठी मान्यताओं को चुनौती देनी चाहिए। अगर विचारों की ताकत से हम बीमार हो सकते हैं, तो उन्हीं विचारों की ताकत से हम स्वस्थ भी हो सकते हैं। अगर किसी लिमिटिंग बिलीफ ने हमें आज तक रोका है, तो एक एम्पावरिंग बिलीफ हमें कल आगे भी बढ़ा सकती है। यह सब हमारे हाथ में है, हमारे जागरूक होने में। लुईस बताती हैं कि हम जो सोचते हैं वो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में फैलता है, और ब्रह्मांड हमेशा हमारी ऊर्जा का उत्तर देता है। इसलिए जब हम खुद को कोसते हैं, खुद को नकारते हैं या खुद को डर से भर देते हैं, तो हम उसी तरह के अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन जब हम खुद से प्रेम करते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं और सकारात्मकता से खुद को पोषित करते हैं, तब जिंदगी भी हमारे लिए खुलने लगती है। लुईस इस चैप्टर में यह भी स्पष्ट करती हैं कि आत्म प्रेम कोई अहंकार नहीं है। यह कोई घमंड नहीं है कि हम कहें मैं अच्छा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं योग्य हूं, बल्कि यह सबसे सच्ची और जरूरी बात है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। जब हम खुद से प्रेम करना सीखते हैं, तो हम दूसरों से भी बेहतर संबंध बना पाते हैं। हम किसी की आलोचना करने की जगह उसकी भावनाओं को समझते हैं। हम प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग में विश्वास करते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी शक्ति भीतर से आती है, न कि बाहर से। लुईस एक बहुत गहरे लेकिन सरल सत्य की ओर हमारा ध्यान खींचती हैं कि हम में से हर कोई एक मास्टर क्रिएटर है। हम अपनी दुनिया को खुद बनाते हैं और हम उसे जब चाहें तब बदल भी सकते हैं। हम कोई विक्टिम नहीं हैं, बल्कि अपने अनुभवों के रचयिता हैं। अगर आज तक हमारी जिंदगी में दर्द, असफलता या नकारात्मकता रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम खराब हैं, बल्कि इसका मतलब बस इतना है कि हमें अब खुद को माफ करके आगे बढ़ने का समय आ गया है। लुईस फॉरगिवनेस को हीलिंग का एक शक्तिशाली जरिया मानती हैं। वो कहती हैं कि जब हम अपने अतीत के बोझ को छोड़ते हैं, तो हम वर्तमान को पूरी तरह जी पाते हैं। चैप्टर 1 में लुईस एक ब्लूप्रिंट देती हैं, एक तरह का फाउंडेशन और बिलीफ सिस्टम जो आगे आने वाले पूरे सफर की नींव है। वो चाहती हैं कि हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि हीलिंग संभव है, बदलाव संभव है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुश रहना हमारा अधिकार है। वो हमें बार बार याद दिलाती हैं कि इट्स ओनली अ थॉट एंड द थॉट कैन बी चेंज्ड। इस एक वाक्य में पूरी किताब की आत्मा बसी है। यही विचार हमें शक्ति देता है, यही विचार हमें स्वतंत्र करता है, और यही विचार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपनी जिंदगी के सबसे गहरे जख्मों को भी प्रेम और स्वीकार्यता से भर सकते हैं। इस अध्याय में लुईस जिस सादगी से इतने गहरे विचार रखती हैं, वो वास्तव में अनोखा है। ऐसा लगता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर कह रही हो, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। और सच यही है, सब ठीक हो सकता है अगर हम खुद पर विश्वास करें, अपने विचारों को जानें और उन्हें प्यार से बदलना शुरू करें। लुईस हमें डर से शक्ति की ओर, आलोचना से करुणा की ओर और आत्मसंदेह से आत्म प्रेम की ओर ले जाती हैं। और यही इस पहले अध्याय की सबसे खूबसूरत बात है। यह हमें उम्मीद से भर देता है। चैप्टर 2, व्हाट इज द प्रॉब्लम। जब हम अपनी जिंदगी की उलझनों के बीच फंस जाते हैं, तो अक्सर हम सवाल करते हैं, आखिर मेरी समस्या क्या है। लेकिन इस सवाल का जवाब जितना सीधा दिखता है, उतना होता नहीं। लुईस है इस अध्याय में इस बात की तह तक जाती हैं कि हमारी असली समस्या क्या होती है। वो हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती हैं जहां हम ये जानने लगते हैं कि हम जिन बाहरी परिस्थितियों को अपनी समस्या मानते हैं, जैसे नौकरी का खो जाना, रिश्ता टूट जाना, पैसों की तंगी या कोई बीमारी, वो सब सिर्फ हमारी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। लुईस हमें सिखाती हैं कि असली समस्या बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारे डर और हमारे पुराने घाव, यही असली जड़ हैं उन समस्याओं की जो जिंदगी में बार बार हमारे सामने आती हैं। वो यह नहीं कहती कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह आप पर है, बल्कि वो यह कहती हैं कि अगर आप इन परिस्थितियों को समझें, तो आप यह देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपने अनजाने में ही सही उन अनुभवों को अपनी सोच के जरिए बुलाया है। वो है कि हर बार जब हम अपने आप को कोसते हैं, जब हम कहते हैं मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे प्यार नहीं मिल सकता, मैं लायक नहीं हूं,
तो हम खुद ही उस ऊर्जा को सक्रिय कर देते हैं जो वैसी ही घटनाओं को जन्म देती है। लुईस इस अध्याय में गहराई से इस पर बात करती हैं कि ज्यादातर लोगों की असली समस्या मैं ठीक नहीं हूं जैसी भावना से शुरू होती है, और जब तक हम इस गहरे आत्म संदेह को पहचान कर उसे बदलते नहीं, तब तक बाहर की दुनिया भी बार बार हमारे इसी डर को पुष्टि करती है। लुईस इसे इमोशनल हाउस क्लीनिंग कहती है। वो चाहती हैं कि हम अपने भीतर झांकें और देखें कि वहां कौन कौन से पुराने विचार अब भी जगह बनाए हुए हैं। शायद बचपन में हमें बार बार बताया गया हो कि हम बेकार हैं, या हमारे माता पिता ने अपने ही डर और दुख हमारे अंदर डाल दिए हों और हमने उन्हें सच मान लिया हो। लेकिन अब हम वयस्क हैं। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि हम उन पुराने विश्वासों को छोड़ सकते हैं। लुईस का कहना है कि जब तक हम अपने भीतर के विश्वासों को साफ नहीं करते, तब तक हम बाहर की दुनिया को बदलने की कितनी भी कोशिश कर लें, नतीजा वैसा ही रहेगा। इसलिए जब हम कहते हैं कि मेरी समस्या ये है कि मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, या मेरी समस्या ये है कि लोग मुझे सम्मान नहीं देते, तो लुईस हमें रुककर सोचने को कहती हैं, क्या आप खुद को प्रमोट करते हो? क्या आप खुद को सम्मान देते हो? वो हमें ये दिखाती हैं कि हर समस्या की जड़ में एक नकारात्मक सोच छिपी होती है, और जब हम उस सोच को पहचानकर प्यार से बदलते हैं, तो समस्या भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। लुईस इस बात पर जोर देती हैं कि हम जो भी महसूस करते हैं, उसका संबंध उस विचार से होता है जो हमने पहले सोचा था। अगर हम डरते हैं तो जरूर हमने डर वाले विचार को पकड़ा हुआ है। अगर हम निराश हैं तो हो सकता है हम खुद को लायक न समझ रहे हों, और जब हम इन भावनाओं की गहराई में जाकर यह समझते हैं कि हम असल में क्या सोच रहे हैं, तभी हम बदलाव की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। इस अध्याय में लुईस हमें एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली टूल देती हैं, मिरर वर्क। वह हमें सुझाव देती हैं कि हम खुद को आईने में देखकर कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। पहली बार में यह अजीब लग सकता है। कुछ लोगों के लिए तो यह इतना असहज होता है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यही संकेत है कि हीलिंग की जरूरत है। अगर हम खुद की आंखों में देख नहीं सकते, अगर हम खुद से प्यार नहीं कर सकते, तो हम दूसरों से भी यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे हमें पूरी तरह समझेंगे या स्वीकार करेंगे। लुईस इस अध्याय में यह भी कहती हैं कि हमारी बीमारियां भी हमारी समस्याओं की अभिव्यक्ति हैं। सिर दर्द, पीठ दर्द, अपच, त्वचा की समस्याएं, इन सब का संबंध किसी न किसी सप्रेस्ड इमोशन या मानसिक पैटर्न से होता है। उदाहरण के लिए, बार बार सिर दर्द होना यह दर्शा सकता है कि हम खुद पर बहुत दबाव डाल रहे हैं या आत्म आलोचना कर रहे हैं। लुईस हर बीमारी को एक संदेश की तरह देखती हैं, एक ऐसा संदेश जो हमारे शरीर के जरिए हमारे मन तक पहुंचता है, और जब हम इस संदेश को समझकर उस भावनात्मक जड़ को हील करते हैं, तो शरीर भी खुद को ठीक करने लगता है। वो ये भी बताती हैं कि जब हम बार बार एक ही समस्या का अनुभव करते हैं, जैसे बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में पड़ना या हमेशा पैसे की किल्लत रहना, तो ये संकेत होता है कि कोई गहरा विश्वास है जो बार बार वही परिस्थिति खींच रहा है। लुईस हमें कहती हैं कि हम खुद से सवाल करें, मुझे इससे क्या सीखना है, और मैं इस परिस्थिति को बार बार क्यों आकर्षित कर रहा हूँ। ये सवाल हमारे सोचने के ढंग को खोलते हैं और हमें जवाब मिलने लगते हैं जो हमने पहले कभी महसूस नहीं किए थे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या खुद से प्रेम न करना है, और जब तक हम अपने भीतर यह प्रेम नहीं जगाते, तब तक बाहर की दुनिया भी अधूरी ही लगेगी। लुईस कहती हैं कि यह प्रेम अचानक नहीं आता, यह अभ्यास से आता है, और यह अभ्यास शुरू होता है अपने विचारों को नोटिस करने से। जब भी हम खुद को कोसते हुए पाएं, तो हम खुद से पूछें, क्या मैं यही बात अपने किसी प्रिय को कहता? अगर जवाब नहीं है, तो क्यों हम खुद से ऐसा बोलें? इस पूरी प्रक्रिया का सार यही है कि हर समस्या, चाहे वो किसी भी रूप में हो, एक संकेत है। वो हमें यह दिखाने आई है कि हमें कहाँ बदलाव करना है, कहाँ हीलिंग की जरूरत है, और कहाँ खुद से थोड़ा और प्यार करने की दरकार है। लुईस का कहना है कि हीलिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिस है, छोटे छोटे कदम रोजाना लगातार, और ये तय वो हमें यह दिखाने आई है कि हमें कहाँ बदलाव करना है, कहाँ हीलिंग की जरूरत है, और कहाँ खुद से थोड़ा और प्यार करने की दरकार है। लुईस का कहना है कि हीलिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिस है, छोटे छोटे कदम रोजाना लगातार, और ये तभी शुरू हो सकता है जब हम अपनी समस्याओं को बाहर नहीं बल्कि भीतर ढूंढना शुरू करें। लुईस इस अध्याय को एक बहुत ही कोमल लेकिन सशक्त संदेश के साथ समेटती हैं कि आप ठीक हैं, आप में कोई खराबी नहीं है, बस आपको वो पुराने विचार छोड़ने हैं जिन्होंने आपको यह विश्वास दिला दिया है कि आप टूटे हुए हैं।
सच्चाई तो यह है कि आप पूरे हैं, सक्षम हैं, योग्य हैं, और आपकी समस्या सिर्फ एक अवसर है, एक दरवाजा है जिससे होकर आप खुद की गहराई तक पहुंच सकते हैं और वहां से बाहर निकल सकते हैं और पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। 3 वेयर डज इट कम फ्रॉम? जब हम खुद से यह सवाल करते हैं कि हमारी जिंदगी में जो समस्याएं बार बार आ रही हैं उनका असली स्रोत क्या है, तो अक्सर जवाब धुंधला होता है। हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, माता पिता को, रिश्तों को, नौकरी को, समाज को या किसी बीती घटना को। लेकिन लुईस है इस अध्याय में हमें एक गहरी सच्चाई के करीब ले जाती हैं। वो कहती हैं कि हमारी अधिकतर भावनात्मक समस्याएं, व्यवहार के पैटर्न और आत्मसंदेह की जड़ें हमारे बचपन में छिपी होती हैं। यह वो समय होता है जब हम स्पंज की तरह सब कुछ सोख रहे होते हैं, बिना समझे, बिना सवाल किए हम हर बात को सच मान लेते हैं। लुईस हमें याद दिलाती हैं कि जो कुछ भी हमने अपने शुरुआती सालों में सुना, देखा और महसूस किया, वो हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ गया और उसने हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके की नींव रखी। वो हमें बताती हैं कि एक छोटा बच्चा जब अपने आसपास के वयस्कों को देखता है, माँ बाप, भाई बहन, शिक्षक, पड़ोसी, तो वह उन सभी के शब्दों और प्रतिक्रियाओं को अपने बारे में सच्चाई की तरह मानने लगता है। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि तू बेवकूफ है, तू किसी लायक नहीं है, तू अच्छा नहीं दिखता, तो बच्चा इन शब्दों को सच मान लेता है, वो इन्हें फिल्टर नहीं कर पाता। लुईस कहती हैं कि ये बच्चा ये नहीं सोचता कि शायद मेरी माँ थकी हुई है इसलिए वो मुझ पर चिल्ला रही है, या पापा को काम की टेंशन है इसलिए वो मुझे डांटते हैं, बल्कि वो यही मानता है कि मुझ में ही कुछ गलत है, मैं ही दोषी हूँ। और यही इंटरनलाइज्ड गिल्ट और शेम हमारी जिंदगी के आगे के वर्षों में गहराई से असर डालते हैं। लुईस के अनुसार हम अपने जीवन के शुरुआती 5 से 7 सालों में लगभग 90% मान्यताएं बना लेते हैं, खुद के बारे में, दुनिया के बारे में, पैसे, रिश्तों, शरीर और प्यार के बारे में। और ये मान्यताएं अक्सर हमारे परिवार के विश्वासों से आती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके परिवार में पैसे को लेकर हमेशा चिंता रही है, तो संभव है कि आपके भीतर भी ये विश्वास बैठा हो कि पैसा कमाना मुश्किल है या पैसे वाले लोग लालची होते हैं। अगर आपके माता पिता का रिश्ता करवाहट से भरा था, तो आप ये मान सकते हैं कि प्यार का मतलब है पीड़ा, त्याग या डर। लुईस समझाती हैं कि ये सब बिलीफ सिस्टम्स अक्सर अनजाने में हमारे भीतर सक्रिय रहते हैं और हम बार बार ऐसी ही परिस्थितियों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड बार बार बजता हो। इस अध्याय में लुईस एक बेहद सशक्त बात कहती हैं कि हम हर किसी से सिर्फ वही सीखते हैं जो वे खुद जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे माता पिता या शिक्षक भी किसी समय बच्चे थे, उन्हें भी किसी ने डर, शर्म और नकारात्मक सोच सिखाई थी। इसलिए अगर उन्होंने हमें कुछ चोट पहुंचाने वाली बातें कहीं, तो जरूरी नहीं कि उन्होंने वो जानबूझकर किया हो, वो खुद भी आहत थे। लुईस यह बात इसलिए कहती हैं ताकि हम ब्लेमिंग और गिल्ट के चक्र से बाहर आ सकें, क्योंकि जब तक हम अपने अतीत के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे, हम हीलिंग की शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हर कोई अपनी समझ और पीड़ा के अनुसार ही व्यवहार करता है, तो हमारे भीतर फॉरगिवनेस जन्म लेने लगता है। एक ऐसा फॉरगिवनेस जो दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करने के लिए होता है। लुईस हमें यह भी दिखाती हैं कि हमारे लिमिटिंग बिलीफ सिर्फ मानसिक स्तर पर नहीं रहते, बल्कि वो हमारे शरीर में भी जमा हो जाते हैं। बचपन में सुनी हुई कोई कड़वी बात हमारे भीतर डर बनकर बस जाती है और फिर वो डर हमारे शरीर के किसी न किसी हिस्से में स्ट्रेस, टेंशन या बीमारियों के रूप में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें बार बार यह बताया गया कि तुम्हें चुप रहना चाहिए, तो हम थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज महसूस कर सकते हैं। हमें अपनी बात कहने में डर लगने लगता है। अगर हमें बार बार शर्मिंदा किया गया, तो वह शेम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। लुईस इन सारी चीजों को जोड़ती हैं और कहती हैं कि हमें अपने शरीर के साथ संवाद करना चाहिए, उसकी तकलीफ को सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे बचपन की कहानियां अब भी बंद हैं। इस अध्याय में एक बेहद सशक्त पहलू यह है कि लुईस अपने पाठकों को यह एम्पावर करती हैं कि वे अपने अतीत की ओनरशिप लें। वो यह नहीं कहती कि अतीत को मिटा दो, बल्कि वो कहती हैं कि उसे स्वीकार करो, उसे समझो और फिर उसे ट्रांसफॉर्म करो। वो हीलिंग को एक जेंटल प्रोसेस मानती हैं, न कि कोई जबरदस्ती की जाने वाली क्रिया। लुईस चाहती हैं कि हम अपने बचपन की उन घटनाओं को फिर से रिविजिट करें, लेकिन इस बार पीड़ित की नजर से नहीं, बल्कि एक कंपैशनेट ऑब्जर्वर की नजर से। जब हम अपने छोटे से वर्जन्स को, जो कभी डरे हुए, अकेले और उपेक्षित महसूस कर रहे थे, प्रेम से देखना शुरू करते हैं, तो हीलिंग स्वाभाविक रूप से घटने लगती है।
लुईस यह भी बताती हैं कि हमारे बिलीफ्स बदल सकते हैं अगर हम उन्हें बदलना चाहें। हम जिन विचारों को सालों से दोहराते आए हैं उन्हें हम धीरे धीरे प्यार और जागरूकता के साथ नई सोच से बदल सकते हैं। इसके लिए अफर्मेशन एक शक्तिशाली टूल है। अगर हम सालों तक ये मानते रहे हैं कि मैं लायक नहीं हूँ, तो अब हम रोजाना कहना शुरू कर सकते हैं, मैं पूरी तरह से योग्य हूँ, मैं प्यार और सम्मान के काबिल हूँ। शुरुआत में ये नई सोच कृत्रिम लगेगी, लेकिन लुईस हमें भरोसा दिलाती हैं कि प्रैक्टिस से यह हमारी नई सच्चाई बन सकती है। जिस तरह पुराने विचारों ने वर्षों तक हमारी जिंदगी बनाई, उसी तरह नए विचार भी धीरे धीरे नई जिंदगी बना सकते हैं। इस अध्याय का भावनात्मक शिखर तब आता है जब लुईस हमें यह दिखाती हैं कि हमारे सारे डर, सारी असुरक्षाएं और सारी तकलीफें उसी छोटे बच्चे की आवाज हैं जो अब भी हमारे भीतर है। वो बच्चा अब भी कह रहा है, क्या कोई मुझे देखेगा? क्या कोई मुझे माफ करेगा? क्या मैं भी प्यार के लायक हूँ? और लुईस हमें कहती हैं कि अब वक्त आ गया है जब हम उस बच्चे की जिम्मेदारी खुद लें, उसे वो प्यार दें जिसकी उसे हमेशा जरूरत थी, और उसे ये कहें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम अकेले नहीं हो। यह हीलिंग का सबसे पवित्र और गहरा क्षण होता है, जब हम खुद के भीतर छिपे उस बच्चे से मिलने जाते हैं और उसे वो घर देते हैं जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। लुईस इस अध्याय को एक शांत लेकिन शक्तिशाली संदेश के साथ खत्म करती हैं। हमारी भावनात्मक समस्याओं का स्रोत चाहे जितना पुराना हो, हीलिंग हमेशा इस पल से शुरू हो सकती है। हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने वर्तमान सोच को चुन सकते हैं, और वही वर्तमान सोच हमारा नया भविष्य बना सकती है। अगर हम यह पहचान लें कि हमारे लिमिटिंग बिलीव्स कहाँ से आए, तो हम उन्हें बदलने की शक्ति भी पा सकते हैं। और जैसे जैसे हम अपने भीतर के घावों को प्रेम से भरते हैं, वैसे वैसे बाहर की दुनिया भी नई बनती जाती है, थोड़ी रोशनी से, थोड़ी शांति से और बहुत से प्रेम से। चैप्टर 4, इज इट ट्रू? लुईस है इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सरल लेकिन गहराई से भरे सवाल से करती हैं। क्या ये सच है? यह सच है। यह सवाल उन सभी विश्वासों पर उठाया गया है जिन्हें हम वर्षों से अपने भीतर पाले हुए हैं, जिन्हें हमने अपने माता पिता से, समाज से, शिक्षकों से या धार्मिक विचारधाराओं से ग्रहण किया होता है। पर क्या वाकई वे सभी बातें सच हैं? क्या हम सच में इतने कमजोर, दोषी, अयोग्य या अभाग्यशाली हैं जितना हमें बताया गया है? लुईस हमें इस अध्याय में चुनौती देती हैं कि हम अपने विचारों और मान्यताओं को आंखों में आंखें डालकर देखें और फिर खुद से पूछें, क्या मैं इस पर वाकई यकीन करता हूँ? क्या ये बात मेरी सच्चाई है या सिर्फ किसी और की दी हुई विरासत है जो मैंने बिना सोचे स्वीकार कर ली है? वह कहती हैं कि बचपन में हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम अपने माता पिता, रिश्तेदारों और शिक्षकों के विचारों को सच मानकर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि वे भी अपने अनुभवों और सीमित ज्ञान के आधार पर बोल रहे थे। उन्होंने भी वो सब अपने माँ बाप से सीखा होगा, और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी कंडीशनिंग चलती रही होगी। अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, या पैसा बुराई की जड़ है, तो जाहिर है कि वो बच्चा इन बातों को सच मान लेगा और यही विचार उसके जीवन का आधार बनेंगे। लुईस यहाँ यही पूछती है, क्या वाकई ये सब सच है या सिर्फ दोहराया गया प्रोग्रामिंग है? इस अध्याय में लुईस एक शक्तिशाली अवधारणा प्रस्तुत करती है। आपका हर विश्वास एक निर्णय है जो आपने कभी किया था, और अब आप चाहें तो उसे बदल सकते हैं। ये बात बहुत सशक्त है, क्योंकि ये हमें पीड़ित की भूमिका से बाहर निकालती है और अपने जीवन का जिम्मेदार बनाती है। अगर हम खुद को बदलने का निर्णय लें, तो हम अपने पुराने विश्वासों को चुनौती देकर उन्हें एक नए नजरिए से देख सकते हैं। वह उदाहरण देकर बताती हैं कि किसी ने अगर बचपन में गरीबी देखी हो और उसे सिखाया गया हो कि अमीर लोग लालची होते हैं, तो वह व्यक्ति अपने पूरे जीवन में अनकॉन्शियसली पैसे से दूरी बनाएगा, भले ही उसे कॉन्शियसली पैसा चाहिए हो। लुईस हमें इन कॉन्ट्रडिक्शंस को पहचानने और बदलने के लिए आमंत्रित करती हैं। लुईस के अनुसार हम सबके भीतर एक भीतर की आवाज होती है जो हमें बार बार बताती है कि हम गलत हैं, कि हम योग्य नहीं हैं, कि हम प्रेम पाने लायक नहीं हैं। यह इनर डायलॉग हमें कमजोर बनाता है और हमारे आत्मसम्मान को भीतर से काटता है। लेकिन ये आवाज भी उस कंडीशनिंग का हिस्सा है जिसे हमने बचपन में सीखा था। लुईस कहती हैं कि जब भी ये आवाज सुनाई दे, तब खुद से पूछिए, क्या ये सच है? क्या ये मेरी अपनी सोच है या किसी और की दी हुई? जब हम बार बार इस सवाल को उठाते हैं, तो धीरे धीरे ये क्लैरिटी आने लगती है कि हम कितने झूठे विश्वासों को सच मानकर जिए जा रहे हैं। इस अध्याय में लुईस हमें यह भी बताती हैं कि हमारे बिलीफ्स अक्सर हमारी फिजिकल रियलिटी में भी मैनिफेस्ट होते हैं। अगर हम मानते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा,
तो हम अनजाने में अपने जीवन में ऐसे हालात पैदा करेंगे जहां असफलता ही बार बार मिलेगी। अगर हम सोचते हैं कि कोई मुझसे सच्चा प्यार नहीं कर सकता, तो हम ऐसे रिश्तों को आकर्षित करेंगे जो हमारे इस विश्वास को पुख्ता करते हैं। लुईस के अनुसार हम अपने विचारों से ही अपनी दुनिया का निर्माण करते हैं, और अगर विचारों की जड़ ही झूठी हो तो पूरी इमारत हिल जाएगी। इसलिए वह हमें कहती हैं, अपने हर लिमिटिंग बिलीफ को पकड़ो, देखो और फिर पूछो, क्या ये सच है? वह यह भी स्पष्ट करती हैं कि अपने विश्वासों को बदलना कोई एक रात का जादू नहीं है, यह एक यात्रा है, एक सतत अभ्यास। और शुरुआत इस अवेयरनेस से होती है कि हम जो भी सोचते हैं वह जरूरी नहीं कि सच हो। उसने यह भी बताया कि जिस तरह से हम अपने जीवन की घटनाओं की व्याख्या करते हैं, वही हमारी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को बार बार दोष देता है कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, तो वह स्वयं को पीड़ित की भूमिका में रखता है और यूनिवर्स से उसी एनर्जी को वापस खींचता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति पूछे कि मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं, तो यह एक एम्पावरिंग बिलीफ बन जाता है। लुईस इस अध्याय में सेल्फ अवेयरनेस की शक्ति को बार बार रेखांकित करती हैं। वह कहती हैं कि आप जिस क्षण यह जान जाते हैं कि आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, उसी क्षण से हीलिंग शुरू हो जाती है। वह हमें जर्नलिंग, मिरर वर्क और अफर्मेशंस जैसे टूल्स की सलाह देती हैं, ताकि हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान सकें और उन्हें कॉन्शियसली पॉजिटिव अफर्मेशंस से बदल सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपका विश्वास है कि मैं प्रेम के योग्य नहीं हूं, तो लुईस कहती हैं कि आप बार बार खुद से कहें, मैं खुद से प्यार करता हूं और मैं प्रेम के योग्य हूं। शुरुआत में ये झूठ लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे लगातार दोहराएं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस इसे अब्जॉर्ब करने लगेगा। लुईस इस बात को भी उजागर करती हैं कि जब हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ते हैं, तो कभी कभी डर और असुरक्षा की भावना आती है, क्योंकि हम सालों से जिन विचारों के सहारे खड़े थे, अब उन्हें हटा रहे होते हैं। यह प्रक्रिया अनसेटलिंग हो सकती है, लेकिन वह कहती हैं कि ये डर भी एक भ्रम है, और जब आप अपने पुराने विचारों को छोड़ते हैं, तभी आप सच में मुक्त होते हैं। वह विश्वास दिलाती हैं कि यूनिवर्स आपके पक्ष में है, और जैसे ही आप खुद को खोलते हैं, हीलिंग अपने आप घटित होने लगती है। अंत में लुईस हमें यह महसूस कराती हैं कि हमारी शक्ति हमारे विचारों में छिपी है। हम अपने हर लिमिटिंग बिलीफ को पहचान कर, उसे चैलेंज करके और उसे नए एम्पावरिंग अफर्मेशन से बदलकर एक नया जीवन रच सकते हैं। हम अपने बचपन के घावों से परे जाकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां हम खुद को प्रेम, सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि के योग्य समझें। लुईस हमें याद दिलाती हैं कि हर बार जब हम खुद से पूछते हैं, क्या ये सच है, हम हीलिंग की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। और यही वो आंतरिक यात्रा है जो धीरे धीरे एक नया जीवन गढ़ती है। एक ऐसा जीवन जो प्रेम से भरा हो, आत्मसम्मान से मजबूत हो और असीम संभावनाओं के लिए खुला हो। चैप्टर 5, व्हाट डू वी डू नाउ? जब एक व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे केवल बाहरी हालातों की वजह से नहीं, बल्कि उसके भीतर गहराई में जमी हुई मान्यताओं और विचारों का ही परिणाम है, तब मन में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, अब क्या करें? लुईस है इसी सवाल का जवाब इस अध्याय में बेहद सरल, गहराई से और सहज भाषा में देती हैं। वे कहती हैं कि जब हमने यह जान लिया कि समस्या हमारे अंदर है और हमारी सोच ने ही इसे जन्म दिया है, तब अब यह पूरी शक्ति भी हमारे पास ही है कि हम उसे बदल सकें। लुईस इस बिंदु पर पहुंचकर हमें डराने की बजाय शक्ति प्रदान करती हैं। उनका लहजा ऐसा है मानो कोई दादी माँ किसी डरे हुए बच्चे को पुचकार रही हो और कह रही हो, घबराओ नहीं, तुम कर सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस अध्याय की शुरुआत लुईस एक महत्वपूर्ण विचार से करती हैं। हमेशा याद रखो, यह केवल एक विचार है और एक विचार को बदला जा सकता है। यह वाक्य छोटा सा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी क्रांति छिपी है। अगर हमारी जिंदगी हमारे विचारों का ही परिणाम है, तो हम अपने विचारों को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और यह बदलाव किसी भारी भरकम कर्मकांड से नहीं, बल्कि एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। अब से मैं अपने विचारों को बदलना शुरू करूंगा। लेकिन यहाँ एक भ्रम होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे बदलाव के लिए तैयार हैं, जबकि असल में वे केवल चाहते हैं कि उनकी बाहरी दुनिया बदल जाए बिना खुद को बदले। लुईस इसे साफ शब्दों में कहती हैं कि असली काम तब शुरू होता है जब हम अपने विचारों, धारणाओं और भावनाओं की जिम्मेदारी लेने लगते हैं। यही वह मोड़ है जहां से हीलिंग की यात्रा शुरू होती है। लुईस हमें इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाती हैं।
पहली कि खुद को दोष देना अब बंद करना होगा। खुद को कोसते रहना या पिछली गलतियों में डूबे रहना सिर्फ और सिर्फ हमें और नीचे ले जाता है। वह कहती हैं कि हम सब अपने जीवन के हर क्षण में अपनी समझ के अनुसार सबसे अच्छा ही करते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तभी हम बेहतर करने लगते हैं। इसलिए बीती बातों को लेकर पछताना या खुद को जज करना कोई हल नहीं है। उसकी जगह हमें खुद को माफ करना और आगे बढ़ना सीखना होगा। इसके बाद लुईस हमें एक और गहरी बात सिखाती हैं। बदलाव के लिए सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम बदल सकते हैं। यह आत्म स्वीकृति ही पहला कदम है, और यह कदम तब उठाना और भी जरूरी होता है जब मन डर से भर जाता है, क्योंकि जब हम अपने पुराने विश्वासों को तोड़ने की कोशिश करते हैं तब हमारे भीतर का आंतरिक आलोचक जोर से चीखने लगता है, तुमसे नहीं होगा, ये सब बकवास है, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो आदि। लुईस कहती हैं कि यह डर स्वाभाविक है, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। बदलाव के रास्ते पर डराना एक संकेत है कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। लुईस इस अध्याय में हमें यह भी बताती हैं कि सिर्फ सोचने भर से बदलाव नहीं होता, हमें क्रियात्मक कदम भी उठाने होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोई जोरदार कोशिश करनी है या जबरदस्ती खुद को बदलना है, बल्कि इसका मतलब है छोटे छोटे व्यवहारिक कदम उठाना। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को लगता है कि वह प्यार के लायक नहीं है, तो वह रोज सुबह खुद से आईने में देखकर कह सकता है, मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को स्वीकार करता हूं। यह एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसकी ताकत अकल्पनीय है। लुईस बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि अफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथन हीलिंग के सबसे मजबूत टूल्स में से एक हैं। अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि यह उस नए विश्वास की शुरुआत होती है जिसे हम अपने भीतर स्थापित करना चाहते हैं। लुईस कहती हैं कि भले ही शुरुआत में ये बातें झूठी लगें, लेकिन अगर हम इन्हें दिल से दोहराते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा अवचेतन मन इन्हें स्वीकार करने लगेगा, और जब अवचेतन मन बदलता है तब हमारी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। इस अध्याय में लुईस इस बात पर भी जोर देती हैं कि हमें अपने शरीर की भाषा को समझना सीखना होगा। वह बताती हैं कि जब हम नकारात्मक सोच रखते हैं तब हमारा शरीर भी उसका असर महसूस करता है। कभी तनाव सिर दर्द बन जाता है, कभी डर पेट में मरोड़ पैदा करता है, और कभी गुस्सा दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। लुईस कहती हैं कि जब हम अपने शरीर के साथ प्रेम पूर्वक संवाद करने लगते हैं तब हीलिंग का द्वार खुलता है। लुईस यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण यंत्रणा से मुक्त करती हैं। बदलाव का मतलब यह नहीं कि अभी जो हो वह खराब है। बहुत से लोग खुद को बदलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अभी गलत हैं, लेकिन लुईस हमें सिखाती हैं कि हम खुद को बदल सकते हैं और फिर भी खुद को प्यार कर सकते हैं। बदलाव का बीज प्रेम है, न कि नफरत, और अगर हम खुद से नफरत करते हुए खुद को बदलने की कोशिश करेंगे तो वह बदलाव स्थायी नहीं होगा। लेकिन अगर हम खुद से प्यार करते हुए अपने भले के लिए बदलाव करते हैं तो वह परिवर्तन जड़ से होगा। इस अध्याय का अंतिम भाग बेहद आत्मीय और प्रेरक है। लुईस हमें ध्यान और आत्मसंवाद की तकनीकों के जरिए अपने भीतर झांकने और वहां छिपे दुख, डर और सीमाओं को पहचानने और उन्हें प्रेम से बदलने की प्रेरणा देती हैं। वह कहती हैं कि यह सफर आसान नहीं है, लेकिन यह हर उस इंसान के लिए संभव है जो सच्चे दिल से अपने जीवन को हील करना चाहता है। लुईस के शब्दों में, तुम अपने जीवन के निर्माता हो। जो कुछ भी अभी तुम्हारे जीवन में है वह तुम्हारे पुराने विचारों और विश्वासों का ही परिणाम है, और यदि तुम अभी नए विचारों को अपनाते हो तो तुम एक नया भविष्य रच सकते हो। यही इस अध्याय का सार है, यह जानना कि अब आगे क्या करना है और कैसे धीरे धीरे खुद को नए तरीके से महसूस करना और देखना शुरू करें। यह अध्याय एक तरह से हीलिंग की प्रक्रिया का शुरुआती नक्शा है। यह डर को पहचानता है, लेकिन उससे पार जाने का रास्ता भी दिखाता है। यह दोष को स्वीकार करता है, लेकिन फिर उसे प्रेम और समझदारी से बदलने का रास्ता भी बताता है। लुईस है का यह दृष्टिकोण जीवन के लिए एक गाइड जैसा है जो कहता है कि बदलाव संभव है और तुम उसके लायक हो। चैप्टर 6, रेजिस्टेंस टू चेंज, बदलाव। यह शब्द सुनते ही हम में से अधिकतर लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक हिस्सा जो आशा करता है कि कुछ नया, कुछ बेहतर हो, और दूसरा हिस्सा जो डरता है कि पुराना छिन न जाए। लुईस है इस अध्याय में इसी दूसरे हिस्से यानी बदलाव का विरोध या रेजिस्टेंस टू चेंज की गहराई में उतरती हैं। वह दिखाती हैं कि किस तरह से हमारी जिंदगी में बदलाव की सबसे बड़ी बाधा हम खुद ही बन जाते हैं। अक्सर अनजाने में लुईस कहती हैं कि जब हम यह निर्णय लेते हैं कि अब हमें खुद को हील करना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने जीवन को नया रूप देना है,
तो सबसे पहले हमारा ही अवचेतन मन इसका विरोध करता है। यह विरोध किसी बाहरी ताकत से नहीं आता, बल्कि यह हमारे भीतर छुपी उन आदतों, उन डर से आता है जिनसे हम चिपके हुए हैं क्योंकि वे हमें परिचित और सुरक्षित लगते हैं। लुईस इस विरोध को कोई दुश्मन नहीं मानती, बल्कि वह कहती हैं कि यह भी एक हिस्सा है हमारे भीतर के सुरक्षा तंत्र का, जो बस यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हम दर्द से बचें। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यही सुरक्षा अब हमें रोक रही है, जकड़ रही है। इस अध्याय में लुईस उन तरह तरह के बहानों और विश्वासों को उजागर करती हैं जिनके जरिए हम बदलाव का विरोध करते हैं, जैसे ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूं, कभी नहीं बदल सकता, मुझे बदलने की जरूरत ही क्या है, ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे तो अपने हाल में ही खुश रहना है। इन वाक्यों को सुनकर लगता है जैसे कोई व्यक्ति बाहर से कुछ कह रहा है, लेकिन असल में यह हमारे ही अंदर की आवाज होती है जो डर, आलस्य, अपराध बोध या आदत की वजह से खुद को बचाना चाहती है। लुईस यह कहती हैं कि इन आवाजों को दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उन्हें सुनना और समझना होगा। जैसे एक बच्चा डर के कारण रो रहा हो, वैसे ही हमारा अंदर का यह हिस्सा भी सुरक्षा चाहता है। हमें उसे प्रेम और धैर्य से जवाब देना होता है। लुईस अपने अनुभवों से बताती हैं कि जब भी लोग बदलाव की ओर बढ़ते हैं, उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विरोध का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति अगर बचपन से यह मानता आया है कि वह प्यार के लायक नहीं है और अब वह हर रोज आईने में खुद से कहता है मैं खुद से प्यार करता हूं, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यह होगी कि यह सब झूठ है या यह काम नहीं करेगा। लुईस इस प्रतिक्रिया को बदलाव की स्वाभाविक प्रक्रिया मानती है, न कि असफलता। वह कहती हैं कि जब पुराना विश्वास नया विश्वास से टकराता है तो एक अस्थायी असंतुलन पैदा होता है, और यही वह मोड़ होता है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर वे थोड़ा और धैर्य रखें, थोड़ा और अभ्यास करें, तो वह नया विश्वास जड़ पकड़ने लगता है। इस अध्याय में लुईस यह भी बताती हैं कि हम अपने भीतर जो भी बदलाव करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत इच्छा से होती है। अगर हम वास्तव में बदलना चाहते हैं और उसके लिए तैयार हैं, तो बाकी चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती हैं। लुईस का कहना है कि जब आप खुद से ईमानदारी से यह कहने लगते हैं मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, तो आपका अवचेतन मन भी धीरे धीरे नए विश्वासों को स्वीकार करना शुरू कर देता है। वह यह भी बताती हैं कि रेजिस्टेंस यानी विरोध एक संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर कोई बदलाव के प्रयास में बिल्कुल भी रेजिस्टेंस महसूस नहीं कर रहा, तो संभव है कि उसने अभी तक अपनी सीमाओं को छुआ ही नहीं। लुईस इसे बहुत ही सुंदर तरीके से समझाती हैं। अगर तुम कमरे में बत्ती जलाते हो तो पहले अंधेरा छटता है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए अंधेरा तुम्हें और गहरा लग सकता है। वही अनुभव तब होता है जब हम नया विश्वास अपनाने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में लुईस एक और बहुत अहम बात करती है, सेकेंडरी गेन्स की। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं। सेकेंडरी गेन मतलब कोई समस्या या दर्द हमें किसी छुपे हुए फायदे की वजह से चिपका रहता है। जैसे कोई इंसान बार बार बीमार पड़ता है क्योंकि उसे तभी दूसरों से प्यार या ध्यान मिलता है। कोई और व्यक्ति गरीबी में रहता है क्योंकि उसे उस सहानुभूति और जिम्मेदारी से छुटकारा मिलता है। लुईस कहती हैं कि जब हम अपने इन छुपे हुए लाभों को पहचान लेते हैं, तभी हम वास्तव में उनसे मुक्त हो सकते हैं। यह आत्मनिरीक्षण कठिन हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है। रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए लुईस हमें कुछ व्यावहारिक उपाय भी देती हैं, जैसे एफर्मेशंस, जर्नलिंग, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। वह कहती हैं कि जब हम रोजाना एक समय पर बैठकर खुद से कुछ प्रेम भरे वाक्य दोहराते हैं, जैसे मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, मैं पुराने विश्वासों को जाने देता हूं, मैं खुद को नया जीवन जीने की अनुमति देता हूं, तब धीरे धीरे हमारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा उस विरोध को पिघलाना शुरू करती है जो हमें सालों से रोक कर रखे हुए था। लुईस इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात बताती है, बदलाव के लिए हमें खुद को माफ करना जरूरी है। रेजिस्टेंस अक्सर गिल्ट से जुड़ा होता है। हम मान लेते हैं कि हमें कोई अच्छा अनुभव करने का हक नहीं है। लुईस कहती हैं कि जब तक हम खुद को माफ नहीं करते, तब तक हम किसी भी सकारात्मक बदलाव को टिकाऊ नहीं बना सकते। इसलिए वह हमें सिखाती हैं कि खुद से कैसे प्रेम करें, कैसे अपनी गलतियों को स्वीकारें और उन्हें जाने दें। इस अध्याय का भाव यह नहीं है कि बदलाव आसान है, बल्कि यह है कि बदलाव संभव है अगर हम उसके लिए तैयार हैं और उसे अपनाने का साहस रखते हैं। लुईस कहती हैं, तुम जितना अधिक खुद को प्रेम करते हो, उतना कम तुम अपने खिलाफ काम करते हो। यानी जब हम अपने भीतर प्रेम की भावना को बढ़ाते हैं, तब रेजिस्टेंस अपने आप कम होने लगता है। लुईस कहती हैं कि जब हम अपने भीतर प्रेम की भावना को बढ़ाते हैं, तब रेजिस्टेंस अपने आप कम होने लगता है। यानी जब हम अपने भीतर प्रेम की भावना को बढ़ाते हैं, तब रेजिस्टेंस अपने आप कम होने लगता है। लुईस कहती हैं कि जब हम अपने भीतर प्रेम की भावना को बढ़ाते हैं, तब रेजिस्टेंस अपने आप कम होने लगता है।
अंत में लुईज इस अध्याय को एक अभ्यास के साथ समाप्त करती हैं। वह कहती हैं कि एक दिन में कई बार अपने आप से यह वाक्य कहो, मैं बदलाव के लिए तैयार हूं। और जब यह कहते समय रेजिस्टेंस महसूस हो तो डरना नहीं, बल्कि उस रेजिस्टेंस को एक्नॉलेज करो, यानी उसे पहचानो और उस पर प्रेमपूर्ण ध्यान दो। खुद से कहो, मैं समझता हूं कि तुम डरे हुए हो, लेकिन मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं। यह अध्याय हीलिंग की यात्रा का एक बेहद मानवीय हिस्सा है, क्योंकि हम सब बदलाव से डरते हैं, लेकिन लुईज इस डर को एक बोझ नहीं बल्कि एक संकेत मानती हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारें और यह माने कि हम बदल सकते हैं और हम उस बदलाव के लायक हैं। चैप्टर 7, हाउ टू चेंज परिवर्तन। ये एक ऐसा शब्द है जो सुनने में जितना आसान लगता है, भीतर से उतना ही डरावना भी हो सकता है। लुईज है इस अध्याय में उस जादू को खोलती है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद होता है, लेकिन जिसे हम पहचानते नहीं, अपनाते नहीं या फिर डर के मारे स्वीकार ही नहीं करते। हम सभी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, बेहतर रिश्ते, सेहत, पैसा, आत्मसम्मान, लेकिन अक्सर उस बदलाव की शुरुआत करने से पहले ही हम खुद को नकारात्मक विचारों, आदतों और आत्मसंदेह की दीवारों से घेर लेते हैं। लुईज यहाँ बहुत ही कोमल लेकिन शक्तिशाली अंदाज में हमें यह सिखाती हैं कि परिवर्तन की शुरुआत हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर होती है, हमारे विचारों में, हमारे विश्वासों में। वह कहती हैं कि अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझना होगा कि आप खुद को कैसे देखते हैं। क्या आप खुद से प्यार करते हैं? क्या आप खुद को क्षमा कर सकते हैं? क्योंकि जब तक हम खुद से जुड़ी नकारात्मक धारणाओं को नहीं छोड़ते, तब तक बाहर की दुनिया में कोई भी सकारात्मक बदलाव टिकाऊ नहीं हो सकता। लुईज यहाँ एक बुनियादी सिद्धांत बताती है, सेल्फ अप्रूवल एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस आर द कीज टू पॉजिटिव चेंज। यानी खुद को स्वीकारना और खुद को स्वीकार कर पाना ही किसी भी सच्चे बदलाव की शुरुआत है। हम में से कई लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि जब मेरी नौकरी लगेगी तब मैं खुश रहूंगा, या जब मैं पतला हो जाऊंगा तब मैं खुद से प्यार कर पाऊंगा। लेकिन लुईस कहती हैं कि ये क्रम उल्टा है। असली बदलाव तब आता है जब हम पहले अपने अंदर वह भावना लाते हैं जो हम बाहर पाना चाहते हैं। आप पहले खुद को प्यार करना सीखें और फिर देखिए कि जिंदगी आपको कैसे वैसा ही प्यार लौटाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप इस प्रयास में खुद को दोषी ठहराना बंद करें और प्यार से अपनाना शुरू करें। इस अध्याय में लुईज हमें बहुत सारे सकारात्मक प्रतिज्ञाओं, अफर्मेशंस के बारे में भी बताती हैं। उनका मानना है कि हमारे बोले गए शब्द ही हमारे विचारों को स्वरूप देते हैं और हमारे विचार ही हमारी भावनाओं को। जब हम खुद से कहते हैं, मैं खुद से प्यार करता हूँ और खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, तो यह वाक्य धीरे धीरे हमारे अवचेतन में बैठता है और हमारी आंतरिक ऊर्जा को बदलने लगता है। अफर्मेशंस सिर्फ शब्द नहीं होते, वे आत्मा के स्तर पर नई ऊर्जा को बुलाने का तरीका होते हैं। लुईस सुझाव देती हैं कि आप रोजाना आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये बातें करें। चाहे शुरुआत में अजीब लगे, पर धीरे धीरे ये आपकी असल सोच बन जाएगी। बदलाव की प्रक्रिया में एक और जरूरी बात लुईस बताती है, धैर्य। हम अक्सर जल्दी में होते हैं, हमें तुरंत नतीजे चाहिए होते हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक बदलाव एक प्रक्रिया है जो समय लेती है। जैसे बीज को बोने के बाद भी फल आने में वक्त लगता है, वैसे ही हमारे सकारात्मक विचार भी धीरे धीरे हमारी जिंदगी में बदलाव लाते हैं। लुईस कहती हैं कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके की गई कोशिशें एक दिन बहुत बड़े बदलाव में बदल जाती हैं। इसलिए हमें खुद के साथ दयालु रहना है, धैर्य रखना है और रोजाना अपने अंदर एक नई सोच का बीज बोना है। लुईस एक और गहरी बात बताती हैं कि हमारा अवचेतन मन हर उस बात को सच मान लेता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर हम खुद से कहते रहते हैं कि मैं नाकाम हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता या मेरे पास कुछ नहीं है, तो हमारा अवचेतन इन्हें ही जीवन का सत्य बना देता है। इसलिए लुईस कहती हैं कि आपको सावधानी से अपने विचारों को चुनना है, क्योंकि वे ही आपकी सच्चाई बनते हैं। और जब आप अपने विचारों को बदलते हैं तो आप अपनी पूरी दुनिया बदल देते हैं। इस अध्याय में लुईस हमें यह भी सिखाती है कि हम हर क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हों, धन हो या आत्मसम्मान। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर जमे पुराने विचारों और विश्वासों को पहचानें और उन्हें प्रेम पूर्वक अलविदा कहें। यह काम आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे पुराने विचार हमारी पहचान का हिस्सा बन चुके होते हैं। लेकिन लुईस यहाँ कहती हैं, हम बदलाव से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास कुछ खोने को है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सिर्फ वही खोते हैं जो अब हमारे भले के लिए नहीं रहा। लुईस यहाँ ध्यान और मौन का भी महत्व बताती हैं।
वह कहती हैं कि आप जितना ज्यादा खुद के साथ समय बिताएंगे, अपने विचारों को सुनेंगे, उतने ही जल्दी आप जान पाएंगे कि आपको किन बातों को छोड़ना है और किन बातों को अपनाना है। ध्यान हमें हमारी सच्ची शक्ति से जोड़ता है, उस स्रोत से जहां से हर बदलाव की शुरुआत होती है। लुईस इसे आत्मा की आवाज कहती हैं और ये आवाज हमेशा प्रेम से बोलती है, आलोचना से नहीं। लुईस यह भी समझाती हैं कि कभी कभी बदलाव करने से पहले हमें दूसरों को क्षमा करना पड़ता है, और सबसे पहले खुद को। हमारे भीतर जितना अधिक क्रोध, ग्लानि और शर्म का भाव होगा, उतना ही कठिन होगा हमारे लिए आगे बढ़ पाना। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि आप किसी के गलत काम को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को उस दर्द से मुक्त कर रहे हैं जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप खुद के लिए एक नया अवसर खोलते हैं, शांति, प्रेम और आजादी का। अंत में लुईस हमसे कहती हैं कि कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता जब तक वह प्रेम से प्रेरित ना हो। डर से किया गया परिवर्तन टिकता नहीं है। जब आप खुद से डर के कारण कुछ करते हैं तो आप अपने भीतर और भी अधिक असंतुलन पैदा करते हैं। लेकिन जब आप प्रेम से प्रेरित होकर खुद को स्वीकार करते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब आप अपने जीवन में वह वास्तविक जादू लेकर आते हैं जो लुईस पूरी किताब में सिखाने की कोशिश कर रही हैं। यह अध्याय एक कोमल लेकिन बेहद शक्तिशाली याद दिलाता है कि हम सब में वो ताकत है जिससे हम खुद को नया रूप दे सकते हैं। परिवर्तन हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर शुरू होता है, और लुईस है उस रास्ते की गाइड हैं जो हमें खुद की सच्ची शक्ति तक पहुंचाती है, बिना डर, बिना शर्म, सिर्फ प्रेम और स्वीकृति के साथ। चैप्टर 8, डेली वर्क। लुईस है के जीवन और दर्शन का यह अध्याय, डेली वर्क, एक ऐसे विषय पर केंद्रित है जो साधारण दिखता है लेकिन असल में असाधारण रूप से प्रभावशाली है। हर दिन खुद के लिए किया गया आत्मिक अभ्यास। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन और चमत्कार रातों रात नहीं होते। वे तब आते हैं जब हम हर दिन अपने विचारों, भावनाओं और आत्म प्रेम के साथ काम करते हैं। यह वह इनर हाउसकीपिंग है जो धीरे धीरे हमारे जीवन की वास्तविकता को नया आकार देता है। लुईस कहती हैं कि हर दिन हमारा अवचेतन मन ढेर सारी बातों को ग्रहण करता है, कुछ अच्छे विचार लेकिन ज्यादातर सीमित करने वाले, डर पैदा करने वाले या नकारात्मक पैटर्न। अगर हम इन्हें अनजाने में ही चलने दें तो वही पुराना जीवन चलता रहेगा। लेकिन यदि हम हर दिन अपने अंदर थोड़ा थोड़ा साफ सफाई करें, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और खुद से प्रेम करना एक अभ्यास बना लें, तब धीरे धीरे हमारा आंतरिक और बाहरी जीवन बदलने लगता है। यही है डेली वर्क, हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन निरंतर। लुईस यह जोर देकर बताती हैं कि हमारे विचार और शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। वे ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में चलते हैं और वही अनुभव हमारे पास लौट कर आता है। यदि आप हर सुबह जागते ही कहते हैं आज भी सब गड़बड़ ही होगा, तो आप वही सच्चाई बनाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहें आज मैं जीवन को खुले दिल से स्वीकार करता हूं और जीवन मुझे प्यार देता है, तो आप अपने दिन की शुरुआत प्रेम, उम्मीद और विश्वास से करते हैं और ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा का जवाब उसी दिशा में देता है। डेली वर्क का मतलब है हर दिन, चाहे वो 5 मिनट ही क्यों ना हो, खुद के साथ समय बिताना। लुईस इस प्रक्रिया के लिए कुछ बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक सुझाव देती हैं। पहला सुझाव है मिरर वर्क, आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करना। शुरुआत में यह रपटा लग सकता है, लेकिन लुईस कहती हैं कि ये आत्म प्रेम को भीतर गहराई से जगाने का सबसे सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। आप खुद से कहें मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, तुम जैसी जैसे हो वैसी वैसे ही अद्भुत हो। जब आप रोजाना आईने में अपनी आंखों में देखकर ये बातें कहते हैं तो आप उस भावनात्मक घाव को भरने लगते हैं जो आपको वर्षों से चोट पहुंचा रहा है। दूसरा अभ्यास है अफर्मेशंस लिखना और दोहराना। लुईस कहती हैं कि आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए सकारात्मक वाक्य तैयार करने चाहिए, जैसे मेरे सभी रिश्ते प्रेम और विश्वास पर आधारित हैं, या पैसा मेरे जीवन में आसानी से और लगातार आता है, या मेरा शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान और जीवन से भरपूर है। अफर्मेशन सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, वे नए विश्वासों का निर्माण है। लुईस इसे आत्मा की कसरत कहती हैं। ठीक वैसे ही जैसे शरीर की सेहत के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही मन की सेहत के लिए अफर्मेशंस जरूरी हैं। लुईस एक विशेष ध्यान प्रक्रिया भी बताती हैं जिसे आप रोजाना कर सकते हैं। वह कहती हैं कि दिन की शुरुआत या अंत में सिर्फ 10 मिनट बैठकर गहरी सांसें लें, आंखें बंद करें और एक वाक्य दोहराते रहें। मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्यार के योग्य हूँ, मैं जो हूँ वही काफी हूँ।
यह अभ्यास आपके शरीर और मन को तनाव से मुक्त करता है और एक शांत ऊर्जा में लपेट देता है जो पूरे दिन आपको संतुलित रखता है। लुईस यह भी स्पष्ट करती हैं कि डेली वर्क एक आदत की तरह बननी चाहिए, लेकिन सजा की तरह नहीं। अगर किसी दिन आप यह अभ्यास भूल जाएं या ना कर पाएं, तो खुद को दोष देने की जरूरत नहीं, बल्कि यह मानिए कि आपने खुद को आराम दिया, लेकिन अगले दिन फिर से शुरू करें, प्रेम पूर्वक, उत्साहपूर्वक। खुद पर कठोर होना, खुद को आलोचना करना, यही तो लुईस हमें छोड़ने को कहती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सेल्फ पनिशमेंट नहीं होता, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। इस अध्याय में लुईस हमें यह भी बताती हैं कि हर दिन कोई न कोई नकारात्मक विचार जरूर सामने आएगा, क्योंकि वर्षों से हमने उन्हें ही पाला है। लेकिन डेली वर्क का कमाल यही है कि आप इन विचारों को पहचान कर उन्हें बदलना सीख जाते हैं। लुईस सुझाव देती हैं कि जैसे ही आप कोई नकारात्मक सोच पकड़ें, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, आप तुरंत उसे पकड़ें और कहें, स्टॉप, ये पुरानी सोच है, अब मैं नई सोच चुनता हूं, मैं सफल होने के लिए तैयार हूं। यह एक बेहद सशक्त क्रिया है जो धीरे धीरे आपके भीतर की शक्ति को जागृत करती है। वह कहती हैं कि हमारे विचारों को चुनने की शक्ति हमारे पास हमेशा होती है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, बीमार हो, अकेले हो, अकेले हो, आर्थिक संकट में हो, फिर भी आप यह चुन सकते हैं कि आप उस परिस्थिति के बारे में क्या सोचेंगे, और यही सोच धीरे धीरे आपके अनुभव को बदलना शुरू करती है। लुईस इस शक्ति को डिवाइन गिफ्ट मानती है, ईश्वर का दिया वह उपहार जो हमें हर क्षण नया जीवन बनाने की स्वतंत्रता देता है। इस अध्याय में लुईस हमें यह भी याद दिलाती है कि सेल्फ लव और हीलिंग कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह रोज रोज खुद से किए गए छोटे छोटे वादों का असर है। लुईस हमें बताती हैं कि हीलिंग कोई जादू नहीं है जो एक रात में सब ठीक कर दे, बल्कि हीलिंग का अर्थ है हर दिन थोड़ा बेहतर महसूस करना, थोड़ा कम डरना, थोड़ा ज्यादा खुलकर हंसना, थोड़ा ज्यादा विश्वास करना। और ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप रोज अपने मन और आत्मा की देखभाल करें, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने शरीर की करते हैं। लुईस इस अध्याय में एक और जरूरी बात कहती हैं, अपने इनर चाइल्ड से जुड़ना। हम सबके भीतर एक बच्चा होता है जो कभी डरा हुआ है, कभी अकेला, कभी गलत समझा गया। डेली वर्क में एक भाग यह भी होना चाहिए कि हम उस बच्चे से बात करें, उसे अपनाएं और कहें, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब तुम अकेले नहीं हो। यह हीलिंग की सबसे सुंदर प्रक्रिया है और लुईस मानती हैं कि जब हम अपने इनर चाइल्ड को प्रेम देना शुरू करते हैं, तब असली आत्म प्रेम शुरू होता है। अंत में लुईस यह कहती हैं कि डेली वर्क का अंतिम लक्ष्य है खुद को याद दिलाना कि आप एक दैवीय आत्मा है, प्रेम के योग्य हैं, और आप जो चाहें वो अनुभव बना सकते हैं। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि जिंदगी कोई एक मंजिल नहीं है, बल्कि रोज रोज जिया गया एक सुंदर अनुभव है। अगर हम हर दिन थोड़ा प्यार, थोड़ा जागरूकता और थोड़ा विश्वास लेकर जिएं, तो यही रोज की आदतें हमारे भविष्य को चमका देती हैं। डेली वर्क वह सीढ़ी है जो हमें अंधेरे से रोशनी की ओर, डर से प्रेम की ओर और घावों से मुक्ति की ओर ले जाती है। लुईस हमें यह भी कहती हैं कि अगर आप अभी से शुरुआत करें, अभी इस पल से, तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आपके पास वो सब कुछ है जिसकी जरूरत है, बस जरूरत है रोज उसे जागृत करने की। और यही लुईस है कि सच्ची सीख है कि हीलिंग कोई रहस्य नहीं है, बल्कि रोजाना का एक प्रेम भरा अभ्यास है। चैप्टर 9, डेली वर्क हर दिन एक अवसर है, एक नया आरंभ, एक नई शुरुआत। और लुईस है इस अध्याय में हमें यही सिखाने आती हैं कि अगर हम रोज थोड़े समय के लिए भी अपने विचारों और भावनाओं पर काम करें, तो हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। यह अध्याय हमें सिर्फ सोचने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि अभ्यास के जरिए रोज की जिंदगी को रूपांतरित करने का एक ढांचा देता है। लुईस मानती हैं कि आत्मचिकित्सा केवल विचारों को बदलने से नहीं होती, ये एक अनुशासित दैनिक प्रक्रिया से आती है। इसलिए वह हमें एक सिस्टमैटिक, सरल लेकिन शक्तिशाली डेली वर्क रूटीन देती हैं जो आत्म साक्षात्कार, क्षमा, आभार और आत्म प्रेम के जरिए हमें हीलिंग की दिशा में ले जाती है। वह कहती हैं कि हर सुबह का आरंभ एक सकारात्मक संकल्प के साथ होना चाहिए। जैसे ही हम जागते हैं, हमें अपने दिल से पूछना चाहिए, आज मैं अपने लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ? क्या मैं खुद से प्रेम करने वाला दिन जी सकता हूँ? यह प्रश्न केवल आत्म प्रेरणा देता है, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देता है कि वह हीलिंग के रास्ते पर काम करे। लुईस ये भी सुझाव देती हैं कि सुबह के पहले घंटे को सेक्रेड मानो। इसमें अफर्मेशंस बोलो, आईने में देखो और खुद से प्रेम पूर्ण संवाद करो। यह छोटा सा अभ्यास सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे बदल देता है। जब हम खुद को सुबह सुबह अफर्म करते हैं कि आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, तो पूरा दिन उस ऊर्जा के साथ बहता है।
लुइस मिरर वर्क पर भी विशेष जोर देती हैं। वह बताती हैं कि जब हम आईने में खुद को देखते हैं और अपना नाम लेकर कहते हैं आई लव यू, आई रियली लव यू, तो शुरू में असहजता हो सकती है, मगर यही असहजता हीलिंग की पहली सीढ़ी होती है। आईना हमें वह सब दिखाता है जो हमारे भीतर दबा हुआ है, अस्वीकार, आत्मनिंदा, गिल्ट या डर। लुइस कहती हैं कि डरिए मत, बस देखते रहिए और हर दिन कहिए कि आप खुद से प्रेम करते हैं। धीरे धीरे दिल खुलने लगता है और हीलिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद लुइस हमें जर्नल राइटिंग के बारे में भी बताती हैं, जहां हम अपने डर, चिंता, गुस्से और लिमिटिंग बिलीफ्स को लिख सकते हैं। यह लिखना केवल कैथारसिस नहीं है, यह एक डायग्नोसिस की तरह भी काम करता है। आप देख सकते हैं कि आपके नकारात्मक विचार कहां से आ रहे हैं और फिर उन्हीं के लिए एक एक कर पॉजिटिव अफर्मेशंस बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने लिखा मुझे डर लगता है कि लोग मुझे नापसंद करेंगे, तो लुइस सुझाव देती हैं कि उसके लिए एक अफर्मेशन हो सकता है आई एम डीपली लव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय एवरीवन आई मीट। लुइस हमें यह भी याद दिलाती हैं कि एक दिन की कसरत से शरीर नहीं बनता, उसी तरह एक दिन अफर्मेशंस करने से जीवन नहीं बदलता। डेली वर्क में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी कुंजी है। जैसे जैसे हम हर दिन अभ्यास करते हैं, हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है, हमारी सोच में नरमी आती है, भय की जगह विश्वास आने लगता है। लुइस बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि हीलिंग एक जेंटल लविंग जर्नी है, ना कि कोई हार्श डेडलाइन या आत्मक्रूरता। हमें खुद से धैर्य रखना होगा, खुद को नर्चर करना होगा। वह एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज भी सिखाती हैं, जो डेली वर्क का हिस्सा बन सकती है। हर सुबह कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके खुद को एक सुंदर, शांत जीवन जीते हुए विजुअलाइज करना। उस चित्र को जितना स्पष्ट और भावनाओं से भरा बनाया जाए, उतना ही प्रभावशाली यह सबकॉन्शियस पर पड़ता है। विजुअलाइजेशन हमारे भीतर उस स्थिति को रियल बना देता है, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पिक्चर को हमारी जिंदगी में लाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। लुइस इस अध्याय में यह भी कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड यानी आभार हर दिन के अभ्यास का आवश्यक हिस्सा होना चाहिए। वह सुझाव देती हैं कि हर रात सोने से पहले कम से कम 5 चीजों के लिए आभार प्रकट करें, चाहे वो दिन में मिली कोई मुस्कान हो, एक स्वादिष्ट भोजन हो या खुद के साथ बिताया शांत समय। यह सिंपल अभ्यास आपके मन को अबंडेंस के वाइब्रेशन में ले आता है और स्केर्सिटी, डर और शिकायत की जगह सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। लुइस एक कोर स्पिरिचुअल सिद्धांत की ओर भी ध्यान खींचती हैं कि हम डिवाइन इंटेलिजेंस का हिस्सा हैं और हर क्षण हमें हीलिंग, गाइडेंस और लव प्राप्त हो रहा है। जब हम रोज अफर्मेशंस, मिरर वर्क, जर्नलिंग और ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो हम डिवाइन फ्लो में रहने लगते हैं। डेली वर्क केवल एक चेकलिस्ट नहीं है, यह हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने का एक साधन बन जाता है। वह यह भी समझाती हैं कि जब हम डेली वर्क करते हैं, तब बहुत बार पुराने बिलीफ सरफेस पर आते हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ये डिजर्व नहीं करता, लोग मुझे छोड़ देंगे, और यह स्वाभाविक है। लुइस हमें गिल्ट या शेम महसूस करने की जगह जेंटली ऑब्जर्व करने को कहती हैं और फिर लविंगली उन विचारों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नई अफर्मेशन सुझाती हैं। हीलिंग का रास्ता सहज हो सकता है अगर हम उसे हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म की बजाय क्यूरियोसिटी और कंपैशन से देखें। लुइस कहती हैं कि हमें अपने घर के वातावरण को भी सपोर्ट करना चाहिए। अफर्मेशंस को स्टिकी नोट्स में लिखकर दीवारों, मिरर, दरवाजों पर लगाना, हीलिंग म्यूजिक चलाना और ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो सपोर्ट और पॉजिटिविटी देते हों, हमारा आउटर एनवायरनमेंट इनर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट कर सकता है। इस अध्याय का मूल संदेश है, अगर हम हर दिन थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा प्रेम करें, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह हील कर सकते हैं। हमें बड़े बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बल्कि रोज के छोटे और कंसिस्टेंट कदम चाहिए। लुइस हमें सिखाती हैं कि सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग एक प्रैक्टिस है और यह प्रैक्टिस अगर दिल से की जाए तो चमत्कारिक परिणाम देती है। डेली वर्क केवल एक टूल नहीं है, यह एक लविंग रिलेशनशिप है जो हम खुद से रोज निभाते हैं। धीरे धीरे, दिन दर दिन, अफर्मेशन से शुरू होकर प्रेम और विश्वास की ओर बढ़ते हुए हम खुद को एक नया जीवन दे सकते हैं। एक ऐसा जीवन जो आत्मा से जुड़ा हो, प्यार से भरा हो और पूर्ण रूप से हमारा अपना हो। चैप्टर 10, रिलेशनशिप्स। रिश्ते जीवन का सबसे जटिल लेकिन सबसे खूबसूरत पहलू होते हैं। लुइस है इस अध्याय में हमारे जीवन में मौजूद हर रिश्ते को एक दर्पण कहती हैं। ऐसा दर्पण जो हमारे अपने ही विश्वासों, घावों, उम्मीदों और भावनाओं को वापस हमें दिखाता है। वह कहती हैं कि हम जिन लोगों को अपनी जिंदगी में खींचते हैं, वे हमारे भीतर की ऊर्जा और सोच की प्रतिध्वनि होते हैं। अगर कोई रिश्ता दर्द देता है या असहज बनता है,
तो हमें यह देखने की जरूरत है कि हमारे भीतर कौन से अनरिजॉल्व्ड इमोशंस या बिलीव्स हैं जो उस स्थिति को आकर्षित कर रहे हैं। लुईस के अनुसार हीलिंग का मतलब है कि हम अपने भीतर के उस हिस्से को बदलें जो ऐसा रिश्ता बना रहा है, न कि केवल सामने वाले को दोष दें। वह यह भी स्पष्ट करती हैं कि हम अपने माता पिता के साथ जो रिश्ता रखते हैं वह हमारे बाकी सारे रिश्तों की नींव बनता है। लुईस कहती हैं कि बहुत से लोग अपने माता पिता से शिकायत रखते हैं, उन्हें दोष देते हैं कि उन्होंने उन्हें पर्याप्त प्यार नहीं दिया, उन्हें चोट पहुंचाई या सीमाओं में बांधा। लेकिन लुईस समझाती है कि हीलिंग की शुरुआत फॉरगिवनेस से होती है, यह समझने से कि हमारे माता पिता ने वही किया जो उन्हें खुद सिखाया गया था। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे माता पिता भी किसी समय बच्चे थे जिन्हें खुद अनकंडीशनल लव नहीं मिली थी, तो कंपैशन पैदा होता है। लुईस के अनुसार अपने माता पिता को माफ करना कोई एक एक्ट नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है, अफर्मेशंस, इनर चाइल्ड वर्क और अवेयरनेस के माध्यम से। लुईस यहाँ रिलेशनशिप्स को एक सेक्रेड अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने के लिए कहती हैं, एक अवसर जिससे हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं। अगर कोई बार बार अब्यूसिव या मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप्स में फंसता है तो लुईस हमें आत्मनिरीक्षण करने को कहती है। क्या हम खुद को उस अब्यूज के योग्य मानते हैं? क्या हमारे अंदर किसी पुराने ट्रॉमा की यादें हैं जो ऐसे ही अनुभव दोहराने पर मजबूर कर रही हैं? लुईस कहती हैं कि हीलिंग का पहला कदम सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज करना है, यह जानना कि हम सुरक्षित, इज्जत भरे और प्रेम पूर्ण रिश्तों के हकदार हैं। जब हम अपने भीतर के बिलीव्स को बदलते हैं और अफर्म करते हैं कि आई डिजर्व लव एंड रिस्पेक्ट, तब यूनिवर्स भी वैसा ही रिश्ता भेजना शुरू करता है। इस अध्याय में लुईस मिरर वर्क का एक और प्रयोग सिखाती हैं। जब आप आईने में खुद को देखकर कहते हैं, आई एम विलिंग टू रिलीज द पैटर्न इन मी दैट अट्रैक्टेड दिस रिलेशनशिप, तो हीलिंग शुरू होती है। यह छोटा सा वाक्य अपने भीतर इमेंस पावर रखता है, क्योंकि यह विक्टिम मेंटालिटी से शिफ्ट करके हमें एम्पावर्ड स्टेट में लाता है। लुईस मानती हैं कि जब हम किसी भी रिलेशनशिप में पावर वापस अपने पास लेते हैं, ये समझते हैं कि हम क्रिएटर हैं, सफरर नहीं, तो डायनामिक्स बदलने लगते हैं। हम सिर्फ रिएक्शन नहीं करते, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। लुईस इस अध्याय में यह भी बताती हैं कि कई बार हम जिन लोगों को अपनी जिंदगी से हटाना चाहते हैं वे हमारी सबसे बड़ी स्पिरिचुअल टीचर्स बन सकते हैं। वह कहती हैं कि कोई टॉक्सिक या चैलेंजिंग व्यक्ति केवल इसलिए हमारी जिंदगी में होता है क्योंकि हमारे भीतर कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन है जो उसे बार बार अट्रैक्ट कर रहा है। इस अवेयरनेस के साथ हम ग्रैटिट्यूड के साथ उस रिश्ते को देख सकते हैं, यह समझते हुए कि उस व्यक्ति ने हमें हमारे ओन ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी दी। लुईस का कहना है, थैंक देम मेंटली फॉर बीइंग योर टीचर, देन लेट देम गो इन पीस। जब हम इस लेवल की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लाते हैं तब हम वास्तव में आत्मिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। लुईस इस अध्याय में रोमांटिक रिलेशनशिप्स के विषय में भी बात करती हैं। वह बताती हैं कि प्यार के रिश्ते में लोग अक्सर खुद को खो बैठते हैं, अपनी आइडेंटिटी, बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट को भूलकर केवल दूसरों को प्लीज करने लगते हैं। लुईस हमें चेतावनी देती हैं कि यह बिहेवियर केवल इमोशनल डिपेंडेंसी को जन्म देता है जो अंततः दर्द और टूटन में बदलता है। वह कहती हैं कि हमें सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखना चाहिए। जब हम खुद के साथ पूर्ण होते हैं तभी हम किसी और के साथ भी एक हेल्थी रिश्ता बना सकते हैं। अफर्मेशन, आई एम कंप्लीट एंड होल विद इन माई सेल्फ न केवल एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यह एक ऊर्जा है जो इमोशनली बैलेंस्ड लव को अट्रैक्ट करती है। लुईस की टीचिंग यह भी कहती है कि हम किसी को बदल नहीं सकते, हम केवल अपने वाइब्रेशन को बदल सकते हैं। जब हम अपने भीतर प्रेम, सम्मान, सत्य और विश्वास की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तब या तो सामने वाला व्यक्ति भी बदल जाता है या वह नेचुरली हमारे जीवन से दूर हो जाता है। लुईस कहती हैं कि रिलेशनशिप्स तब टॉक्सिक नहीं बनते जब हम अवेयर होते हैं, अवेयर कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए और क्या सहन नहीं करना है। यह अवेयरनेस बाउंड्रीज बनाती है और बाउंड्रीज ही सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा रूप होती है। लुईस इस अध्याय में हमें एक बहुत ही गहराई से भर देने वाली एक्सरसाइज देती हैं। अपने दिल में उस व्यक्ति की इमेज लाओ जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता कठिन है, उसकी आंखों में देखो और मेंटली कहो, आई फॉरगिव यू एंड आई सेट यू फ्री, आई एम ऑल्सो फ्री। फिर खुद से कहो, आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल एंगर एंड रिजेंटमेंट, आई चूज पीस। यह एक्सरसाइज आसान नहीं होती, खासकर तब जब घाव गहरे होते हैं, लेकिन लुईस हमें यकीन दिलाती हैं कि ऐसा बार बार करने से इमोशनल नॉट्स खुलने लगते हैं और हीलिंग की ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। लुईस के अनुसार रिलेशनशिप्स हीलिंग का गेटवे हैं। अगर हम सही नजरिए से देखें तो हर रिश्ता एक अपॉर्चुनिटी है, एक रिफ्लेक्शन है और एक गिफ्ट है। यह गिफ्ट हमें अपना इनर वर्ल्ड दिखाता है।
क्या हम अपने भीतर प्रेम रखते हैं या डर? क्या हम वर्दी महसूस करते हैं या खालीपन? क्या हम विश्वास करते हैं या पॉजेसिवनेस में बंधे हैं? जब हम अपने भीतर के इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं और फिर कॉन्शियस रिलेशनशिप्स की ओर बढ़ते हैं, तब हमारा जीवन नई ऊंचाइयों को छूता है। लुईस हमें यह भी बताती हैं कि रिलेशनशिप्स की हीलिंग जर्नी में अकेलापन कभी कभी एक ब्लेसिंग होता है। वह कहती हैं कि अकेलापन हमें वो मिरर देता है जिसमें हम बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने आप को देख सकते हैं। ये वह समय होता है जब हम अपने साथ जुड़ते हैं, अपनी आत्मा से संवाद करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को एक्सटर्नल वैलिडेशंस के बिना जान पाते हैं। लुईस अफर्म करती हैं, आई एंजॉय बीइंग विथ माई सेल्फ, आई एम माई ओन बेस्ट फ्रेंड। जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं तो अगली बार जब कोई रिश्ता हमारी जिंदगी में आता है, वह कंप्लीटनेस से आता है, ना कि कमी से। अध्याय के अंत में लुईस एक रिमाइंडर देती हैं कि हर रिश्ता जो हमारी जिंदगी में आता है वह हमारे स्पिरिट की प्रगति के लिए आता है। हमें बस इतना करना है कि हर दिन अपने दिल को खोलते रहें, फॉरगिवनेस को चुनते रहें और सेल्फ लव को प्राथमिकता देते रहें। जब हम अपने आप से प्रेम करना सीखते हैं, तब हम दूसरों से भी स्वस्थ, सच्चा और अनकंडीशनल प्रेम कर पाते हैं। रिश्ते हमारे जीवन की सबसे जटिल लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव डायनामिक्स होते हैं। लुईस इस अध्याय में हमें यह सिखाती हैं कि हीलिंग किसी रिश्ते को बचाने से नहीं, बल्कि खुद को समझने, स्वीकारने और अपलिफ्ट करने से आती है। जब हम खुद को हील करते हैं, तब हमारे सारे रिश्ते अपने आप हील होने लगते हैं। और यह हीलिंग केवल भीतर से शुरू होती है, भीतर से खिलती है और भीतर से ही स्थायी होती है। चैप्टर 11 वर्क। जब हम अपने काम के बारे में सोचते हैं तो हम में से बहुतों के भीतर दो भावनाएं एक साथ जन्म लेती हैं। एक ओर आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता और दूसरी ओर आत्मसंतुष्टि की तलाश। लुईस है इस अध्याय में यही समझाती हैं कि काम महज पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति भी है। जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसमें उसका दिल नहीं लगता, तब वह धीरे धीरे अपने जीवन की ऊर्जा खोने लगता है। लेकिन जब हम अपने कार्य में आनंद, उद्देश्य और रचनात्मकता का अनुभव करते हैं, तब हमारा काम हमारी आत्म हीलिंग का एक माध्यम बन जाता है। लुईस कहती हैं कि हर किसी के पास वह सामर्थ्य होता है कि वह ऐसा काम करे जिससे वह प्यार करता हो, परंतु इस दिशा में पहला कदम होता है अपनी पुरानी मान्यताओं को पहचानना और उन्हें बदलना। कई लोगों के अंदर यह विश्वास बैठा होता है कि मुझे सिर्फ वही नौकरी करनी है जिससे ज्यादा पैसा मिले, या मुझे जो मिल गया है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए क्योंकि और कुछ मिलना मुश्किल है। लुईस इसे डर आधारित सोच कहती हैं। ये विश्वास हमें एक तंग घेरे में बांध देते हैं जहां हम अपनी रचनात्मक क्षमता, अपनी मौलिकता और अपने जुनून से कट जाते हैं, और इसी कारण हम थकावट, नाखुशी और कभी कभी शारीरिक बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। लुईस का मानना है कि जब हम अपने काम को प्रेम के भाव से देखें, तब वह काम हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। वह कहती हैं, अगर आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आप इस स्थिति को बदल सकते हैं। पर लुईस यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाती। वह साफ करती हैं कि बदलाव लाने के लिए पहला कदम अंदर की सफाई है, अपने अंदर मौजूद नेगेटिव विश्वासों को पहचानना और बदलना। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे पास अच्छे अवसर नहीं आते या मैं कभी भी अपने सपनों का काम नहीं कर सकता, तो यह सोच उसके अनुभवों में भी परिलक्षित होती है। लुईस हमें इन विचारों को बदलने के लिए सकारात्मक अफर्मेशन का सहारा लेने को कहती है, जैसे कि मुझे मेरे जीवन का परफेक्ट काम सहजता और आनंद से मिल रहा है, मुझे वह नौकरी मिल रही है जहां मैं पूरी तरह खुद को व्यक्त कर पाता हूं। वह कहती हैं कि जब हम अपने अंदर इन सकारात्मक विचारों का बीज डालते हैं, तो ब्रह्मांड भी उस बीज को सींचने लगता है। लुईस यह भी समझाती हैं कि हमें केवल अपनी पसंद और जुनून को पहचानने की जरूरत है। वह लोगों से यह पूछने को कहती हैं, अगर पैसे की कोई चिंता न हो तो तुम क्या करना चाहोगे? यह सवाल हमारे भीतर की सच्ची चाह को उजागर करता है। कई बार हम बचपन से ही कुछ करना चाहते थे, लेकिन समाज, माता पिता या आर्थिक दबावों के कारण हमने उस सपने को दबा दिया। लुईस कहती हैं कि वह सपना अब भी हमारे अंदर है और अगर हम चाहें तो उसे जिंदा कर सकते हैं। वह ये भी कहती हैं कि हमारा काम दूसरों की सेवा का माध्यम बन सकता है। जब हम ऐसा कार्य करते हैं जो किसी और के जीवन को बेहतर बनाता है, तब हम दोहरा संतोष प्राप्त करते हैं, आत्मसंतुष्टि और ऊर्जा का प्रवाह। लुईस हमें यह भी याद दिलाती हैं कि दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को मत जोड़ो। किसी और की सफलता की परिभाषा तुम्हारी सफलता की कसौटी नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति अगर बड़े पद पर है लेकिन अंदर से खाली है,
तो वह सच्चे मायनों में सफल नहीं है। वहीं अगर कोई छोटा सा काम करते हुए भी आनंदित और तृप्त है, तो वह सच्ची सफलता का अनुभव कर रहा है। लुईज हमें यह सिखाती हैं कि अपने दिल की सुनो। जब तुम किसी काम के बारे में सोचकर ही उत्साहित महसूस करते हो, तो समझ लो वह तुम्हारे लिए सही दिशा है। उस दिशा में कदम बढ़ाओ, भले ही वह छोटा कदम हो, और फिर विश्वास रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा। अध्याय में लुईज यह भी बताती हैं कि कैसे कार्यस्थल पर मौजूद तनाव, असंतोष या नकारात्मक वातावरण को भी हम बदल सकते हैं। सबसे पहले अपने विचारों से। अगर हम किसी सहकर्मी को लेकर लगातार शिकायत करते रहते हैं, तो हम उनके व्यवहार में बदलाव नहीं लाते, बल्कि अपनी ऊर्जा ही घटाते हैं। लुईज हमें सिखाती हैं कि हम अपने कार्यस्थल के लिए भी सकारात्मक अफर्मेशन इस्तेमाल करें, जैसे मैं एक सुरक्षित, सुखद और सहयोगी कार्यस्थल में काम करता हूं। जब हम अपने वातावरण के लिए भी प्रेम और सम्मान भेजते हैं, तो धीरे धीरे वह भी हमारी ऊर्जा के अनुरूप बदलने लगता है। इस अध्याय में लुईज उदाहरणों के माध्यम से यह दिखाती हैं कि कैसे कुछ लोग जिन्होंने सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को अपनाया, वे उन कार्यों में सफल हुए जो पहले उन्हें असंभव लगते थे। किसी ने देर से करियर बदला, किसी ने नौकरी छोड़कर व्यवसाय शुरू किया, और किसी ने कला या संगीत जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में खुद को फिर से खोजा। लुईज ये समझाती हैं कि सफलता की कोई उम्र नहीं होती और आत्माभिव्यक्ति कभी देर से नहीं होती। लुईज यह भी मानती हैं कि हमें अपने काम में आनंद लाने के लिए अपने शरीर और मन का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम लगातार तनाव, डर या असुरक्षा की भावना में जी रहे हैं, तो हमारी रचनात्मकता कुंद हो जाती है। इसलिए वह सुझाव देती हैं कि ध्यान, आत्म स्वीकृति और दिन भर में कुछ छोटे छोटे ब्रेक्स हमारे मन को साफ और ऊर्जा को ताज़ा बनाए रखते हैं। जब हम अपने आप को महत्व देते हैं, तभी हम उस ऊर्जा को कार्य में ला सकते हैं जो हमारे लिए सफलता और आनंद का दरवाजा खोलती है। अंत में लुईज हमें याद दिलाती हैं कि हमारा काम कोई सजा नहीं है, यह हमारे जीवन का उत्सव हो सकता है, यदि हम उसे प्रेम से देखें, खुले दिल से अपनाएं और अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करें। वह कहती हैं, अपने काम को आशीर्वाद दो। हर दिन जब तुम ऑफिस जाओ या कोई भी कार्य शुरू करो, तो अपने मन में कहो, मैं आज अपने द्वारा किए गए हर कार्य में प्रेम और ऊर्जा का संचार कर रहा हूँ। और इस भाव के साथ जब हम काम करते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को हील करते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी। चैप्टर 12, सक्सेस, सफलता, एक ऐसा शब्द जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन जिसकी परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। कोई सफलता को धन और प्रतिष्ठा से मापता है, कोई रिश्तों से, और कोई आंतरिक शांति से। लुईज है इस अध्याय में हमें यही सिखाती हैं कि सच्ची सफलता बाहरी दुनिया से नहीं आती, वह हमारे भीतर से पैदा होती है। वह कहती हैं कि जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, जब हम अपने अंदर के डर और सीमाओं को पहचान कर उन्हें तोड़ देते हैं, तब हम उस सफलता की ओर बढ़ते हैं जो न केवल टिकाऊ होती है, बल्कि संतोषप्रद भी। लुईज इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही सरल परंतु गहरी बात से करती हैं। हम वही बनते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने अंदर लगातार यह दोहराते हैं कि मैं काबिल नहीं हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, या सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है, तो यह विचार हमारे व्यवहार और हमारे अनुभवों को नियंत्रित करने लगते हैं। धीरे धीरे हम खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। लुईज कहती हैं कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, जब हम खुद को यह मानने की अनुमति देते हैं कि हम सफलता के योग्य हैं। कई लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत, संघर्ष और बलिदान जरूरी है। लुईज इस धारणा को चुनौती देती हैं। वह मानती हैं कि मेहनत जरूरी हो सकती है, लेकिन अगर वह प्रेम और आनंद के बिना हो, तो वह सफलता थकान और असंतोष लाएगी। वह कहती हैं कि जब हम अपने दिल से काम करते हैं, अपने जुनून को फॉलो करते हैं, तब सफलता एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। लुईज ये स्पष्ट करती हैं कि सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि यह उस आत्मविश्वास और आत्म स्वीकृति का परिणाम है जो हम भीतर महसूस करते हैं। इस अध्याय में लुईज यह भी बताती हैं कि समाज में सफलता की जो पारंपरिक परिभाषा है, वह कई बार लोगों को भ्रमित कर देती है। बड़े घर, महंगी गाड़ियां, ऊंचे पद, ये सब देखने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में आंतरिक संतोष लाते हैं? वह उदाहरण देती हैं उन लोगों का जो दुनिया की नजर में अत्यंत सफल थे, लेकिन अंदर से टूटे हुए, अकेले और असंतुष्ट थे। लुईज हमें याद दिलाती है कि अगर हमारी सफलता हमारी आत्मा की खुशी से जुड़ी नहीं है, तो वह सिर्फ एक मुखौटा है, एक दिखावा है।
लुईस इस अध्याय में कुछ बेहद प्रभावशाली अफर्मेशन साझा करती हैं जो सफलता की भावना को भीतर से पैदा करने में मदद करते हैं। जैसे, मैं हर दिन सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर वह सब कुछ है जो मुझे सफल होने के लिए चाहिए, ब्रह्मांड मुझे पूरी तरह सपोर्ट करता है। वह कहती हैं कि जब हम ये शब्द न केवल बोलते हैं बल्कि पूरी श्रद्धा से महसूस करते हैं, तब वे हमारे विचार, हमारी ऊर्जा और हमारे कर्मों को बदलना शुरू कर देते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे हमारी वास्तविकता में प्रकट होता है। लुईस इस बात पर जोर देती हैं कि हम खुद को उस पुराने बोझ से मुक्त करें जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। हमारे बचपन में, स्कूल में या समाज से हमने बहुत सी सीमित धारणाएं ग्रहण कर ली होती हैं, जैसे कि तुम ज्यादा होशियार नहीं हो, तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, या तुम जैसे लोग कभी सफल नहीं होते। लुईस कहती हैं कि ये धारणाएं सच्चाई नहीं है, ये बस दूसरों की राय हैं जिन्हें हमने अपना लिया है। वह हमें सिखाती हैं कि अब समय आ गया है कि हम इन विचारों को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें पूरी तरह से बदलें। अध्याय में लुईस यह भी बताती हैं कि भय सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम में से अधिकतर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि हम असफलता से डरते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हमने कोशिश की और असफल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे उभरूंगा। लुईस यहाँ पर हमें एक बहुत गहरा पाठ पढ़ाती हैं। वह कहती हैं कि डर को खत्म करने का एकमात्र तरीका है काम करना, आगे बढ़ना, कदम उठाना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तब हम भीतर से मजबूत होते जाते हैं और वह शक्ति हमारे चारों ओर भी फैलती है। लुईस यह भी कहती हैं कि हर किसी की सफलता की राह अलग होती है। कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई देर से, कोई सीधा रास्ता पाता है, कोई घुमावदार। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो रास्ता धीमा है वह कम मूल्यवान है। वह कहती हैं कि हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना हमें या तो घमंडी बनाती है या हीन भावना से भर देती है। सच्ची सफलता तब आती है जब हम खुद से जुड़े रहते हैं, अपने विकास पर ध्यान देते हैं और हर छोटी उपलब्धि का सम्मान करते हैं। इस अध्याय में लुईस अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी साझा करती हैं। कैसे उन्होंने बहुत बार शुरुआत की, असफल रहीं और फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को यह विश्वास दिलाया कि ब्रह्मांड में उनके लिए भी एक स्थान है, एक उद्देश्य है, और जब वह अपने दिल की सुनेंगी तब उन्हें वह मिलेगा जिसकी उन्हें तलाश है। वह कहती हैं कि यह विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी बना। लुईस पाठकों को यह सलाह देती हैं कि हर दिन खुद से यह पूछें, क्या मैं खुद को सफल देखने के लिए तैयार हूं? यह प्रश्न जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी है, क्योंकि जब हम खुद को सफल देखने की अनुमति देते हैं तब हम अपने जीवन को उस दिशा में ढालते हैं। हम नए अवसरों को पहचानने लगते हैं, नए विचारों को स्वीकार करते हैं और उन कार्यों को करने की हिम्मत पाते हैं जो हमें डराते थे। यही वह पल होता है जहां भीतर का बदलाव बाहरी दुनिया में परिलक्षित होता है। लुईस ये भी मानती हैं कि सफलता एक यात्रा है, कोई अंतिम लक्ष्य नहीं। हर दिन जब हम कुछ नया सीखते हैं, जब हम अपनी सोच में थोड़ा सा सुधार करते हैं, जब हम अपने डर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब हम सफल हो रहे होते हैं। सफलता का मतलब यह नहीं कि हमारे पास सब कुछ हो, बल्कि यह कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें संतोष, प्रेम और ऊर्जा हो। अंत में लुईस यह स्पष्ट करती हैं कि हम सब इस ब्रह्मांड में एक उद्देश्य के साथ आए हैं। कोई उद्देश्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बस वह सच्चा होना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे पूरी निष्ठा से निभाते हैं, तब ब्रह्मांड हमें रास्ते दिखाता है, सही लोग भेजता है, अवसर देता है। लुईस कहती हैं, अगर तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान सको तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। वह चाहती हैं कि पाठक यह समझें कि सफलता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और उस तक पहुंचने के लिए बस एक चीज चाहिए, खुद पर विश्वास। चैप्टर 13, प्रॉस्पेरिटी। जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो अधिकतर लोग केवल पैसे की कल्पना करते हैं, लेकिन समृद्धि केवल आर्थिक साधनों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें प्रेम, स्वास्थ्य, समय, रिश्ते, रचनात्मकता और आत्मिक शांति शामिल है। लुईस है इस अध्याय में हमें ये समझाने की कोशिश करती हैं कि समृद्ध जीवन जीना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग खुद को इससे वंचित कर देते हैं, क्योंकि हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे डर हमें सीमित कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह अमीर होना चाहता है, तो दरअसल वह सुरक्षा, स्वतंत्रता और आराम की भावना चाहता है। लुईस मानती हैं कि धन की आकांक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे की भावना को समझना जरूरी है।
हम पैसे को प्यार या मूल्य की तरह मानते हैं और फिर जब वो पैसे नहीं होते तो खुद को तुच्छ समझने लगते हैं। ऐसे में धन की असल प्रकृति को समझना अनिवार्य हो जाता है। लुईस कहती हैं कि पैसे सिर्फ एक प्रतीक हैं, वे ऊर्जा है, जैसे हर चीज है। जब हम अपनी चेतना से डर, अभाव या असुरक्षा से सोचते हैं तो वही हमारे जीवन में आता है। अगर हम बार बार सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कर्ज में डूबा हूं, पैसे कमाना मुश्किल है, तो ये विचार ब्रह्मांड में एक आदेश की तरह काम करते हैं और वो आदेश पूरा होता है। लुईस हमें सिखाती हैं कि समृद्धि की शुरुआत विश्वास से होती है। विश्वास की ब्रह्मांड में असीम स्रोत है। विश्वास की हम उस भंडार के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। विश्वास की हम स्वयं को और दूसरों को मूल्य प्रदान करते हैं। विश्वास की जो कुछ भी हमें चाहिए वो हमारे लिए उपलब्ध है, बस हमें उसे ग्रहण करने की तैयारी करनी है। वह कहती हैं कि समृद्धि हमारी चेतना में रहती है, न कि हमारी जेब में। यह विचार हमारे विश्वासों, विचारों और शब्दों के माध्यम से प्रकट होता है। यदि आप बार बार अपनी कमी का जिक्र करते हैं, दूसरों की सफलता से जलते हैं या पैसे के लिए डरते हैं, तो आप समृद्ध चेतना से दूर हो जाते हैं। लुईस एक बहुत ही शक्तिशाली विचार देती हैं कि हमें अपने विचारों को एक बगीचे की तरह संवारना होगा। अगर आप अपने दिमाग में बार बार गरीबी, संघर्ष और अभाव के बीज बोते रहेंगे तो वहीं उगेगा। लेकिन अगर आप आभार, उम्मीद और प्रेम के बीज बोते हैं तो समृद्धि भी उसी धरती पर पनपेगी। लुईस ने अपनी ही जिंदगी से एक अनुभव साझा किया जहां वो खुद एक समय आर्थिक रूप से परेशान थीं, लेकिन उन्होंने अपने भीतर के विचारों को बदला। उन्होंने हर दिन आभार जताना शुरू किया, समृद्धि के लिए खुले विचार बनाए और उस पर विश्वास रखा कि ब्रह्मांड उनकी सहायता करेगा। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे उनकी सोच बदली, वैसे वैसे उनके जीवन की वास्तविकता भी बदलने लगी। यह एक जादू नहीं था, बल्कि एक ऊर्जा का प्रवाह था जो उनके विश्वास और भावनाओं से संचालित हो रहा था। वह हमें सिखाती हैं कि हमें अपने भीतर यह जानना जरूरी है कि हम योग्य हैं। हम योग्य हैं अच्छे घर, अच्छी नौकरी, अच्छे स्वास्थ्य और प्यार के। अक्सर हम बचपन से सुनते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते या अमीर लोग लालची होते हैं, और हम इन विचारों को अपनी चेतना में रच बस जाने देते हैं। लेकिन लुईस कहती हैं कि हमें उन पुराने विश्वासों को पहचानना होगा, उनसे सवाल करना होगा और उन्हें बदले बिना समृद्धि संभव नहीं। इस अध्याय में लुईस एक छोटा सा अभ्यास सुझाती हैं। हर दिन सुबह और रात को यह वाक्य दोहराइए, I am open and receptive to all the good and abundance in the universe। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को संकेत देती है कि आप तैयार हैं। लुईस ये भी कहती हैं कि जब भी आप कोई बिल भरते हैं तो उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जब आप किसी को पैसे देते हैं तो यह मानिए कि वह पैसे प्रेम और विश्वास से आगे जा रहे हैं। यह ऊर्जा की तरह काम करता है और ऊर्जा हमेशा लौट कर आती है। अगर आप डर और जकड़न से पैसा पकड़ते हैं तो वही ऊर्जा लौटेगी, लेकिन अगर आप प्रेम, आभार और विश्वास के साथ पैसे को उपयोग करते हैं तो पैसा सहज रूप से आपके पास आता रहेगा। लुईस इस अध्याय में यह भी बताती हैं कि कंपैरिजन यानी तुलना करना हमारी समृद्धि की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हम दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं कि उनके पास ज्यादा है तो हम अपनी ऊर्जा में कमी करते हैं। इसकी बजाय हमें हर व्यक्ति की सफलता को आशीर्वाद देना चाहिए। उन्हें देखकर यह कहना चाहिए, उनके लिए संभव है तो मेरे लिए भी है। इस तरह हम खुद को ब्रह्मांड की उसी धारा से जोड़ लेते हैं जहां से दूसरों को मिला है। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक साझी चेतना है जिसमें हर कोई भागीदार बन सकता है। लुईस हमें यह भी सिखाती हैं कि हम अपनी समृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। यह कोई सरकार, बॉस या परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपकी समृद्धि आपके विचारों, भावनाओं और विश्वासों का परिणाम है, तभी आप सच में सशक्त बनते हैं। आप तब दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और अपनी ऊर्जा को निर्माण में लगाते हैं। अध्याय के अंत में लुईस हमें बार बार यही याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड असीम है और हम सब इस असीमता के वारिस हैं। कोई भी चीज, चाहे वो नौकरी हो, प्रेम हो, स्वास्थ्य हो या पैसा, कमी की वजह से नहीं रुकती, बल्कि हमारी चेतना की दीवारों की वजह से। जब आप उन दीवारों को गिरा देते हैं, जब आप मैं योग्य हूं का मंत्र आत्मा में बैठा लेते हैं, तभी असली समृद्धि का प्रवाह शुरू होता है। लुईस हमें आमंत्रित करती हैं कि हम हर दिन, हर पल उस चेतना में रहें जहां हम आभार, प्रेम और विश्वास से भरपूर हों, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है असली समृद्धि की। चैप्टर 14। द बॉडी। हमारा शरीर सिर्फ मांस, हड्डी और कोशिकाओं का एक ढांचा नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों का जीवंत प्रतिबिंब है।
लुईस है इस अध्याय में बहुत ही कोमल लेकिन स्पष्ट शब्दों में यह समझाती हैं कि हमारा शरीर हमारी चेतना का दर्पण है। हर बीमारी, हर असुविधा, हर परिवर्तन जो हमारे शरीर में होता है वह किसी न किसी आंतरिक विचार या भावना का परिणाम होता है। लुईस कहती हैं कि जब हम अपने शरीर से नफरत करते हैं, जब हम उसे शर्मिंदा करते हैं, जब हम उसे दोष देते हैं, तब हम खुद को आंतरिक रूप से घायल करते हैं। वह हमें आमंत्रित करती हैं कि हम अपने शरीर को प्रेम करें, उसे स्वीकार करें, उसे सराहें, क्योंकि यह शरीर ही वह वाहन है जिसके जरिए हम इस जीवन की यात्रा पूरी करते हैं। लुईस के अनुसार जब भी शरीर में कोई रोग प्रकट होता है तो वह एक संदेश होता है, कोई चेतावनी, कोई पुकार जो हमारी आत्मा हमसे कर रही होती है। यह संदेश हमें अपने जीवन में किसी न किसी मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक पहलू पर ध्यान देने को कहता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पीठ में दर्द है तो यह संभव है कि वह व्यक्ति जीवन के बोझ से दबा हुआ महसूस कर रहा हो। अगर किसी को बार बार जुकाम होता है तो हो सकता है कि वह कोई आंतरिक दुख या गुस्सा दबा रहा हो जिसे बाहर आने की जगह नहीं मिल रही। लुईस ये नहीं कहती कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए या इलाज नहीं कराना चाहिए, लेकिन वह यह जरूर कहती हैं कि शारीरिक इलाज के साथ साथ आत्मिक और मानसिक उपचार भी जरूरी है। वह कहती हैं कि हम अपने शरीर के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह कोई मशीन हो जिसे हम केवल तभी महत्व देते हैं जब वह खराब हो जाए, लेकिन शरीर को रोज रोज प्रेम और सम्मान की जरूरत होती है। वह सुझाव देती हैं कि आप हर सुबह उठकर अपने शरीर से बात करें, अपने हाथों को छूकर कहें, मैं तुम्हारे लिए आभारी हूँ। अपने पैरों को देखें और कहें, धन्यवाद कि तुम मुझे दुनिया की सैर कराते हो। जब आप आईने में खुद को देखें तो मुस्कुराइए और कहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। यह शब्द मामूली नहीं है, यह आत्मा की खुराक है। लुईस ने यह भी बताया कि कई बार हम अपने शरीर के कुछ हिस्सों को लेकर बहुत आलोचनात्मक हो जाते हैं। कोई अपने पेट से नफरत करता है, कोई अपनी त्वचा से, कोई अपनी लंबाई से, कोई बालों से। यह नफरत धीरे धीरे शरीर के प्रति घृणा और फिर रोग का रूप ले लेती है। जब आप बार बार किसी चीज से नाखुश होते हैं तो आप उसमें खराबी देखना शुरू कर देते हैं। वह खराबी ऊर्जा बनकर शरीर में एक फिजिकल प्रतिक्रिया के रूप में सामने आती है। लुईस कहती हैं कि अगर आप अपने शरीर के किसी हिस्से से संतुष्ट नहीं हैं तो भी उसे प्यार दें, उसे आशीर्वाद दें और उसके बारे में सकारात्मक वाक्य दोहराएं। धीरे धीरे वह हिस्सा बदलने लगता है, नॉट जस्ट फिजिकली बट एनर्जेटिकली। लुईस ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया जहां एक महिला ने उन्हें बताया कि वह अपने मोटापे से बहुत दुखी है और कुछ भी करके वजन कम नहीं कर पा रही। लुईस ने उससे केवल इतना कहा, तुम अपने शरीर से कितना प्यार करती हो? और जवाब में महिला ने कहा, मैं उससे नफरत करती हूँ। लुईस ने उसे सुझाव दिया कि वह हर दिन अपने शरीर को आभार जताए, खासकर उन हिस्सों को जिन्हें वह नापसंद करती थी। कुछ हफ्तों में उस महिला के शरीर ने खुद को हील करना शुरू कर दिया और वजन बिना किसी डाइट के धीरे धीरे कम होने लगा। यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि उसकी चेतना में एक बदलाव आया, नफरत से प्रेम की ओर। लुईस इस अध्याय में अफर्मेशंस की ताकत पर भी प्रकाश डालती हैं। वह कहती हैं कि अगर हम हर दिन अपने शरीर को सकारात्मक वाक्यों से पोषित करें तो शरीर उनका जवाब देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई बीमारी है तो रोजाना यह अफर्मेशन कहें, माई बॉडी नोज हाउ टू हील इटसेल्फ एंड आई ट्रस्ट द विजडम विद इन, या एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज फिल्ड विथ वाइटैलिटी, लाइट एंड लव। ये शब्द केवल जादू की तरह नहीं है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को बदलते हैं, और जब ऊर्जा बदलती है तो शरीर भी बदलता है। लुईस मानती हैं कि कई बार लोग अपने शरीर को दंडित करते हैं। वे खुद को खाने से वंचित करते हैं या ज्यादा खा लेते हैं या अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा थकाते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि वे खुद को अंदर से अस्वीकार कर रहे होते हैं। वह हमें याद दिलाती हैं कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि यह शरीर के लिए प्रेम की अभिव्यक्ति है। जब आप खाते समय अपने भोजन को धन्यवाद देते हैं, जब आप अपने शरीर की भूख को सम्मान देते हैं, तब आप अपने शरीर से संवाद कर रहे होते हैं। लुईस कहती हैं कि हमें अपने शरीर की आवाज सुननी चाहिए। वह हमें बताता है कि उसे क्या चाहिए, आराम, व्यायाम, पोषण, स्पर्श या केवल थोड़ा सा ध्यान। वह यह भी कहती हैं कि एजिंग यानी उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसे डर और नकारात्मकता से भर देना हमारी गलती है। उम्र बढ़ना कोई सजा नहीं है, यह जीवन की परिपक्वता है, ज्ञान का प्रसार है और आत्मा का विस्तार है। लुईस हमें सिखाती हैं कि हर उम्र में हमारे शरीर में सौंदर्य होता है, बस हमें उसे देखना आना चाहिए।
जब आप खुद को यह कहते हुए सुनते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब मैं उतना सुंदर नहीं दिखता, तो खुद को रोकिए और पूछिए, क्या मैं अपने शरीर के साथ प्रेम कर रहा हूं या उसे नकार रहा हूं? इस अध्याय में लुईस ने यह भी स्पष्ट किया कि शरीर के प्रति प्रेम का मतलब यह नहीं कि आप उसे लेकर अहंकारी हो जाएं या केवल बाहरी सौंदर्य पर ध्यान दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने शरीर को एक मंदिर की तरह देखें, एक पवित्र स्थान जहां आत्मा निवास करती है। जब आप इस मंदिर को आदर देंगे, इसकी सफाई करेंगे, इसे सजाएंगे, तो यह मंदिर भी आपको वही सौंदर्य और संतुलन लौटाएगा। अध्याय के अंत में लुईस हमें यह आत्मीय संदेश देती है कि जब भी आप अपने शरीर को देखें, उसे धन्यवाद दें। जब भी वह आपको किसी बीमारी से अवगत कराए, तो उसे नाराज होकर नहीं बल्कि प्रेम से जवाब दें। हर कोशिका को आशीर्वाद दें। अपने शरीर को यह बताएं कि आप उसके लिए मौजूद हैं और आप उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जब शरीर और मन का संबंध प्रेम से जुड़ता है, तब हीलिंग अपने आप होती है। वह यह भी सुझाती हैं कि आप हर दिन कुछ मिनट सिर्फ अपने शरीर की तारीफ करने में लगाएं, चाहे आईने के सामने खड़े होकर कहें, तुम खूबसूरत हो, या बिस्तर पर लेटकर कहें, धन्यवाद मेरे शरीर, तुमने मुझे एक और दिन जीने दिया। इस प्रेम की भावना में वह शक्ति है जो दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल भी नहीं दे सकते। लुईस इस बात को बार बार दोहराती हैं कि हीलिंग अंदर से शुरू होती है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, तब आपका शरीर भी उसी प्रेम की ऊर्जा में नहाता है और फिर वह आपके जीवन को भी प्रेम से भर देता है। चैप्टर 15 द लिस्ट। हमारी यात्रा अब उस चरण में पहुंच चुकी है जहां लुईस है हमें एक अत्यंत शक्तिशाली साधन प्रदान करती हैं, जिसे वह द लिस्ट कहती हैं। यह अध्याय उस व्यावहारिक स्तर पर आता है जहां अब तक जो कुछ हमने जाना और अनुभव किया, वह सीधे हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर लागू होता है। लुईस इस अध्याय को भावनात्मक कारणों और शरीर के रोगों के बीच के रिश्ते को समझाने के लिए समर्पित करती हैं। उनका मानना है कि शरीर कभी भी यूं ही बीमार नहीं होता। हर बीमारी, हर दर्द, हर परेशानी के पीछे कोई ना कोई मानसिक, भावनात्मक या आत्मिक कारण होता है, और यही कारण लुईस ने इस अध्याय में बड़े ध्यान और आत्मीयता से एक सूची के रूप में पेश किए हैं। इस सूची में दर्ज हर बीमारी या शारीरिक समस्या के सामने उसका संभावित मानसिक कारण लिखा गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को गर्दन में अकड़न है, तो उसके पीछे भावनात्मक कारण हो सकता है कि वह व्यक्ति जीवन में लचीलापन नहीं रखता या दूसरों के नजरिए को अपनाने में कठिनाई महसूस करता है। लुईस यह भी बताती हैं कि इन नकारात्मक भावनाओं को पहचानने के बाद हम उनके स्थान पर कौन से सकारात्मक अफर्मेशन का उपयोग करें जिससे हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सके। यानी यह सूची सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि इलाज का हिस्सा भी है। मानसिक स्तर पर हर पंक्ति में लुईस हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हमारा शरीर हमारी चेतना का विस्तार है। जब हमारी चेतना असंतुलन में होती है तो उसका असर शरीर पर दिखाई देता है, लेकिन यही शरीर हमें संकेत भी देता है कि कुछ अंदर ठीक नहीं है जिसे सुधारा जा सकता है, और वह सुधार आत्म प्रेम, क्षमा और अफर्मेशंस के माध्यम से किया जा सकता है। यह सूची एक तरह से हमारे साथ एक संवाद है जहां शरीर हमें अपनी कहानियां सुना रहा होता है और हम सुनकर उसका जवाब दे सकते हैं। एक नई सोच के साथ लुईस की अप्रोच में यह बात अद्वितीय है कि वह ट्रेडिशनल मेडिकल मॉडल से हटकर हीलिंग को आत्मिक प्रक्रिया मानती है। वह बीमारी को कोई शत्रु नहीं मानती, बल्कि एक संदेशवाहक कहती हैं। एक संदेश जो हमें खुद से जुड़ने और खुद को समझने का निमंत्रण देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति बार बार सिर दर्द से परेशान है, तो लुईस के अनुसार इसके पीछे सेल्फ क्रिटिसिज्म या डर हो सकता है। इसका उपाय केवल दवा नहीं, बल्कि अपने भीतर की आलोचना को प्रेम में बदलना और खुद को स्वीकारना है। इस तरह लुईस हमें बीमारी से लड़ने की नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करने की राह दिखाती हैं। द लिस्ट एक तरह से जीवन का भावनात्मक नक्शा है। यह हमें सिखाता है कि हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण और हमारी भावनाएं हमारे शरीर के साथ कैसे संवाद करती हैं। यह सूची बताती है कि हमारी आंतरिक भाषा, जिसे हम खुद से बोलते हैं, वह अंततः हमारे शरीर की भाषा में बदल जाती है। और जब हम उस आंतरिक भाषा को बदलते हैं, नकारात्मक से सकारात्मक, डर से प्रेम, घृणा से क्षमा की ओर, तो शरीर भी बदलने लगता है और हीलिंग संभव हो जाती है। लुईस इस अध्याय में हमें यह साहस देती हैं कि हम खुद की जिम्मेदारी लें। वह कहती हैं कि जब हम बीमारी के लिए बाहर के कारणों को दोष देना छोड़ देते हैं और भीतर झांकते हैं, तो हमें अपने ही हाथों में इलाज की चाबी मिल जाती है। इस लिस्ट को रोज पढ़ना, उस पर ध्यान देना और उसमें दिए गए अफर्मेशंस को अपनाना, यह सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित कर सकती है। यह अध्याय
चाहे वह आपको पहली बार में केवल एक लिस्ट लगे, दरअसल एक ध्यान है, एक निर्देशित ध्यान जिसमें हम अपने शरीर के हर हिस्से को सुनते हैं, समझते हैं और उसे प्रेम से जवाब देते हैं। और ये प्रेम, लुईस के अनुसार, ही असली उपचारक शक्ति है। लुईस यह भी जोर देती हैं कि यह सूची अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। अगर किसी को इन कारणों से जुड़ाव महसूस नहीं होता, तो वह खुद अपनी बीमारी से बातचीत कर सकता है, खुद उससे पूछ सकता है, तुम मुझे क्या सिखाना चाहती हो? और जवाब हमेशा आता है, अगर हम खुले मन और शांत चित्त से सुनने को तैयार हों। इस अध्याय का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह हमें पासिव रोगी से एक्टिव हीलर बनने का निमंत्रण देता है। अब हम सिर्फ डॉक्टर पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि खुद के ही डॉक्टर बनते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और आत्मा के स्तर पर काम करके लुईस यह संदेश देना चाहती हैं कि हीलिंग एक बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है, और यह सूची उस यात्रा का नक्शा है। लुईस यह भी सुझाव देती हैं कि इस लिस्ट को बार बार पढ़ा जाए, उस पर ध्यान किया जाए, और जो एफर्मेशंस रेजोनेट करें उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए। सुबह उठते समय, सोने से पहले, या जब भी बीमारी या परेशानी महसूस हो, एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना और उसे गहराई से महसूस करना, यही लुईस की उपचार पद्धति की नींव है। इस अध्याय के अंत में हम यही समझ पाते हैं कि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, यह हमेशा हमारी चेतना का ईमानदार प्रतिबिंब होता है। लुईस हमें शरीर की उस भाषा को समझना सिखाती हैं और फिर उसे प्रेम की भाषा में बदलने का तरीका भी देती हैं। तो लिस्ट कोई साधारण अध्याय नहीं, बल्कि हीलिंग की डिक्शनरी है, हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन में स्वास्थ्य, शांति और आत्म प्रेम को पुनः प्राप्त करना चाहता है। चैप्टर 16, माई स्टोरी लुईस है की किताब यू कैन हील योर लाइफ का यह अध्याय सबसे आत्मीय, सबसे गहन और सबसे इंसानियत से भरा हिस्सा है, क्योंकि इस अध्याय में लुईस अपनी जिंदगी की उस सच्चाई को सामने रखती है जो न केवल चौंकाती है बल्कि गहराई से छूती भी है। जब तक हम इस किताब के पिछले अध्यायों को पढ़ते हैं, तब तक लुईस एक मार्गदर्शक, एक हीलर और एक शांत स्वर के रूप में हमारे सामने होती हैं। लेकिन इस अंतिम अध्याय में वह खुद को पूरी तरह खोल देती हैं और पाठक के सामने एक ऐसी स्त्री की कहानी रखती हैं जिसने घाव देखे, दर्द सहा, लेकिन फिर भी अपनी चेतना के माध्यम से खुद को पूरी तरह से ठीक किया। लुईस अपनी कहानी की शुरुआत अपने बचपन से करती हैं, एक ऐसा बचपन जो किसी भी दृष्टि से सरल नहीं था। उन्होंने गरीबी में जन्म लिया, एक टूटे फूटे परिवार में पली बढ़ी और बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें अबैंडनमेंट का सामना करना पड़ा। उनके माता पिता का रिश्ता अस्थिर था और लुईस को लगातार अस्वीकृति, तिरस्कार और हिंसा का अनुभव होता रहा। वह बताती हैं कि उनके सौतेले पिता ने उनका शारीरिक शोषण किया और यह अनुभव, जिसे वह वर्षों तक दबाती रहीं, उनके भीतर एक गहरे दर्द का कारण बना। ये भावनात्मक घाव एक समय तक इतने तीव्र थे कि उन्होंने खुद को बिना मूल्य, बिना प्रेम और बिना शक्ति के महसूस किया। लेकिन लुईस यहाँ केवल पीड़ित की भूमिका में नहीं रहती, वह अपने जीवन के हर उस मोड़ की बात करती हैं जहां उन्होंने खुद को समझने की कोशिश की और जीवन से संवाद शुरू किया। उन्होंने बहुत कम उम्र में स्कूल छोड़ दिया और जल्द ही फैशन मॉडल बन गई। उस समय वह बाहरी रूप से सुंदर दिख रही थी, लेकिन भीतर से वह खुद को टूटी हुई और खोई हुई महसूस कर रही थी। उन्होंने विवाह भी किया, लेकिन वह रिश्ता भी ज्यादा समय नहीं टिक सका। जब उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया, तो वह फिर से एक बार खुद को अकेले और असहाय स्थिति में पाती हैं। यह अनुभव उन्हें एक ऐसे मोड़ तक ले जाता है जहां वह आत्म खोज की ओर बढ़ने लगती हैं। लुईस का आध्यात्मिक परिवर्तन तब शुरू होता है जब वह मेटाफिजिकल टीचिंग्स से परिचित होती हैं, खासकर चर्च ऑफ रिलीजियस साइंस के जरिए। यहाँ उन्होंने जाना कि विचारों की शक्ति क्या होती है और कैसे हमारा मानसिक दृष्टिकोण हमारी वास्तविकता को गढ़ता है। धीरे धीरे उन्होंने अफर्मेशन और फॉरगिवनेस के माध्यम से अपने भीतर के गुस्से, डर और नफरत को पहचानना और उन्हें बदलना शुरू किया। वह बताती हैं कि उन्होंने अपने यौन शोषण करने वाले को भी क्षमा किया, न कि इसलिए कि वह उसकी हरकतों को सही मानती हैं, बल्कि इसलिए कि वह खुद को उस पीड़ा से आजाद करना चाहती थी जो वर्षों से उनकी आत्मा को जकड़े हुए थी। लुईस ने यह भी बताया कि जब उन्हें कैंसर हुआ, तब उन्होंने डॉक्टर की परंपरागत सलाह को अपनाने से पहले अपने भीतर झांकने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि शरीर में जमा यह बीमारी वर्षों के दुख, आत्मघृणा और अव्यक्त भावनाओं का परिणाम थी। उन्होंने शारीरिक उपचार की बजाय मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने सख्ती से डाइट बदली, बॉडी क्लींजिंग की, थेरेपी ली और रोज अपने अफर्मेशंस और फॉरगिवनेस रिचुअल्स को अपनाया।
परिणाम स्वरूप कुछ ही महीनों में उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। बिना किसी सर्जरी के यह उनका जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जहां उन्होंने खुद देखा कि शरीर, मन और आत्मा तीनों जब एक साथ काम करते हैं तो हीलिंग संभव है पूरी तरह से। इस अनुभव ने लुईस को और भी दृढ़ बना दिया कि वह दूसरों की मदद करें, और यही से यू कैन हील योर लाइफ की नींव पड़ी। वह बताती हैं कि जब उन्होंने अफर्मेशंस की वर्कशॉप शुरू की, तब शुरुआत में लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखे, तब उनकी टीचिंग्स को मान्यता मिलने लगी। लुईस कहती हैं कि उनका उद्देश्य कभी कोई धर्म या नया इसम खड़ा करना नहीं था, बल्कि सिर्फ इतना था कि लोग अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। उन्होंने लाखों लोगों के साथ काम किया, हजारों को अफर्मेशंस सिखाए और अंततः अपनी हे हाउस नाम की प्रकाशन संस्था शुरू की, ताकि वह खुद अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचा सकें। लुईस इस अध्याय में एक बात बार बार दोहराती हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी टूटा हुआ हो, कितना भी अंधकार में हो, हीलिंग हमेशा संभव है। वह कहती हैं कि अगर उन्होंने एक गहरे यौन शोषण, आत्मघृणा और बीमारी से जूझी स्त्री ने खुद को ठीक कर लिया, तो कोई भी कर सकता है। लुईस अपने उदाहरण से यह संदेश देती हैं कि हर मनुष्य के भीतर एक प्रकाश है, जो चाहे कितने भी अंधकार में क्यों न हो, वह फिर से जल सकता है, अगर हम अपने विचारों को बदलें और खुद को प्रेम करना सीखें। इस अध्याय में लुईस अपनी कहानी से आगे एक गहरा लेसन छोड़ती हैं कि हम सब में हीलिंग की शक्ति पहले से ही मौजूद है। हमें उसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं, बस पहचानने की जरूरत है। और यह पहचान तभी शुरू होती है जब हम खुद को सुनना शुरू करते हैं, खुद को समझना और माफ करना सीखते हैं। वह हमें यह बताने की कोशिश नहीं कर रही कि वह कोई अवतारी या विशेष आत्मा थे, बल्कि यह दिखा रही हैं कि उनका सफर भी बिल्कुल आम इंसानों जैसा था। बस उन्होंने रास्ते में रुकने की बजाय उस दर्द से सीखने का निर्णय लिया। माई स्टोरी सिर्फ एक व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी नहीं है, यह एक घोषणा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरा हो, चाहे जीवन ने उसे कितनी भी बार गिराया हो, वह फिर से उठ सकता है, अगर वह अपने भीतर झांके और खुद को अनकंडीशनल लव दे। लुईस की यही सीख इस पूरे अध्याय का मूल है। वह चाहती हैं कि पाठक सिर्फ उनकी कहानी से प्रेरणा न लें, बल्कि खुद की कहानी को भी हीलिंग जर्नी में बदल दें। इस अध्याय के अंत में लुईस एक बहुत सशक्त अफर्मेशन देती हैं, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू रिलीज द ओल्ड, आई एम विलिंग टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। और वह कहती हैं, यही विलिंगनेस, यही इच्छा हमारी यात्रा की शुरुआत होती है, क्योंकि जब हम विलिंग हो जाते हैं, तब यूनिवर्स हमारी मदद के लिए दरवाजे खोलने लगता है। लुईस की यह आत्मकथा इस पूरी किताब को एक संपूर्ण सजीव अनुभव में बदल देती है। यह किताब अब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत सबूत बन जाती है कि हीलिंग न सिर्फ संभव है, बल्कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लुईस अपनी कहानी के माध्यम से यह साबित कर देती हैं कि हमारी आत्मा की शक्ति किसी भी बीमारी, किसी भी घाव, किसी भी दर्द से कहीं बड़ी है। बस हमें उस शक्ति तक पहुंचने की हिम्मत करनी होती है। तो दोस्तों, यू कैन हील योर लाइफ की ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, असल में यहीं से एक नई शुरुआत होती है। लुईस है कि बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं थीं, महसूस करने और अपनाने के लिए थीं। क्या आपने भी महसूस किया कि कहीं ना कहीं ये शब्द आपके जख्मों पर मरहम बनकर बैठे? क्या किसी चैप्टर ने आपके भीतर कुछ हिला दिया? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप बदलने के लिए तैयार हैं। अब वक्त है खुद से वो सवाल पूछने का जो आपने शायद कभी टाल दिए थे। क्या मैं खुद से प्यार करता हूँ? क्या मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ? क्या मैं खुद को हील करने के लिए तैयार हूँ? याद रखिए, हीलिंग कोई जादू नहीं, एक अभ्यास है। हर दिन, हर सोच, हर अफर्मेशन आपको उस नई जिंदगी के करीब ले जाती है जिसे आप डिजर्व करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, नई सोच और नई उम्मीद के साथ। कमेंट्स में बताइए कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, और इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो खुद को हील करने की राह पर है। तब तक खुद से प्यार करो, खुद को माफ करो और हर दिन कहो, आई एम विलिंग टू चेंज। धन्यवाद और ढेर सारा प्यार।